2 मिनट की शांति उन लोगों के लिए जो रील्स या फिर शॉर्ट्स के ऊपर अपनी जिंदगी निर्वाह करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है उनके लिए नहीं है। तो आप लोग कृपया वीडियो छोड़ दें। अगर अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो ही इसके अंदर में एंट्री करें, वरना आप लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है जो छोटी वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट की भरमार होगी इसके अंदर में। पूरा फरवरी माह का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, या फिर उससे रिलेटेड इंडेक्स हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो भी अवार्ड हो, वो सारी चीजें इस एक ही वीडियो के अंदर में सब कुछ समाहित रहती है। टकटकी लगाकर वीडियो को देखना, रटने की कोशिश मत करना, वरना दिमाग फट जाएगा। चीजों को समझने की कोशिश करना, तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगी। मतलब कहने का यह कि वीडियो को बिल्कुल ऐसे देखना जैसे मूवी देख रहे हो, बस इसको एंजॉय करते हुए चलना। मैक्सिमम चीजें याद रह जाएंगी, थोड़ी बहुत बचेगी तो फिर एक बार रिविजन कर देना, फिर सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों की झोली में आकर गिर जाएंगी। तो अच्छे से वीडियो एंजॉय करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, और आप लोग जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इस वीडियो को खोले हैं वो पर्पज आप लोग का 100% इससे कंप्लीट होगा। तो आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, हाउ इज द जोश? जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई काम करोगे उसमें जोश हाई रखोगे तो काम को करने में मजा आएगा। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि आप लोगों की जो भी लेक्चर ये कंप्लीट होता है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, और उस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में आप लोगों को मिल जाता है। वहां से जाकर डायरेक्ट आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो सेक्शन है कहने के लिए तो इंटरनेशनल न्यूज होगा, पर इसके अंदर में आप लोग को कई सारी और जो समिट्स हैं उसके बारे में बातें करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल के अंदर में कई सारी जो डायमेंशन मैंने इंक्लूड कर दी है, ताकि आप लोग लेक्चर को अच्छे से डिस्कस कर पाओ और समझ पाओ। इसके अंदर में रायसीना डायलॉग के बारे में बात करेंगे। इसी के अंदर में मैं आप लोगों से कुछ कन्वेंशन के बारे में बात करूंगा। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा इस पर्टिकुलर वीडियो का, तो अच्छे से समझते हुए चलिएगा ताकि कोई डाउट न रहे। दोस्तों, ये एक ऐसी न्यूज है जब इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात करें और H1B वीजा का बात ना हो, तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो आधे रह गए। क्योंकि आज की डेट में यूएसए के अंदर में H1B वीजा एक काफी हॉट टॉपिक रहता है। कई बार यहां पर इसको रिन्यूअल के बारे में बात की जाती है, तो कई बार यहां पर इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करने की बात की जाती है। H1B वीजा के साथ में कुछ और वीजा रहते हैं, जैसे कि L1 वीजा हो गया, या फिर इसके साथ में आप लोग को J1 वीजा हो गया, या H2 वीजा हो जाएगा, H2B वीजा हो गया। तो ये भी सारे मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे के सारे जो वीजा हैं कहां पर काम आते हैं और कौन इसको ज्यादातर यूज करता हुआ नजर आता है, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। पहले आप लोग एक बार समझ लीजिए H1B वीजा क्या होता है। H1B वीजा जो है ये उन स्किल्ड वर्कर के लिए है। जैसे मान लीजिए आप लोग आईटी से इंजीनियरिंग करते हैं, या फिर कोई ऐसा स्किल है आप लोग के अंदर में कि आप लोग काम कर सकते हैं, तो ये इंडियन सिटीजन के लिए काफी लार्ज स्केल पर ग्रांट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। अगर आप लोग को समझना है तो यहां पर देखिए, टॉप कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे H1B वीजा कौन लेता है, तो सबसे ज्यादा इसमें भारत है, जिसमें 3.25 लाख के हैं करीब है। दूसरे नंबर पर चाइना है, जिनको आप लोग को देखने को मिलेगा लगभग 50,000 के करीब है। और फिर कनाडा है 4,500। यानी कि भारतीय अकेले लगभग इसका सारा पोर्शन अपने कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि एक ऐसा वीजा है अगर ये आप लोगों को एक बार मिल जाता है तो फिर आगे चलकर आप लोगों को एक ग्रीन कार्ड मिल जाता है वहां पर सिटीजनशिप में एंट्री करने के लिए। तो उसका ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है इंडियन उन लोगों के लिए जिनके अंदर कोई स्किल है। इसको बोलते हैं H1B वीजा। फिर सर ये H1B वीजा हो गया, तो फिर यहां पर एक और वीजा है, ये है H2B वीजा। बी की जगह यहां पर बी है, H की जगह H है, 1 की जगह 2 हो गया। इसका क्या मतलब है, जैसे सीजनल वर्कर होते हैं, जैसे सीजन के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, एक सीजन होता है कि अभी आम आ गए, सीजन होता है कि अभी सेब आ गए, कभी अंगूर आ गए, कभी मार्केट में आप लोगों को संतरे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही सीजन होता है होटल इंडस्ट्री का, सीजन होता है अलग अलग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। तो वहां पर सीजन में वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे नहीं, गेहूं काटने के टाइम पर गेहूं कटाई वालों की, ईंख बांधने टाइम पर ईंख बांधने वालों की, या फिर शहरों में अगर आप लोग नॉर्मली रहते हैं तो अलग अलग टाइम पर जैसे सीजनल आप लोगों को वहां पर नहीं मार्केट लगती है कई बार कि अच्छा इस मौसम में यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं। तो इस तरीके से वहां पर सीजन की जॉब रहती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर सीजनल वर्कर को यहाँ पर ये जॉब दी जाती है। तो इनके लिए H2B वीजा ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप लोग बोल सकते हैं, नॉर्मली यहां पर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है L1 वीजा। L1 वीजा है एक कंपनी से उसी के ऑफिस के दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर करना, इसको इंट्रा कंपनी ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग आज की डेट में गूगल के हेड ऑफिस में गुड़गांव के अंदर में आप जॉब करते हो,
गूगल आप लोगों को यहाँ पर उनका जो ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, वहां पर वो भेज दे तो वो आप लोग के लिए L1 वीजा का जुगाड़ करेगा। तो इसमें काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया, TCS हो गया। तो कंपनी के द्वारा यहाँ पर ये वीजा जो है ये कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड किया जाता है, कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने वर्कर को अपने ऑफिस में इधर से उधर मूव करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, आप लोग जाना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो J1 वीजा आप लोग को देखने को मिलेगा। ये वर्क के साथ में, अगर स्टडी के साथ में अगर आप लोग काम भी करना चाहते हैं तो वर्क स्टडी का एक शानदार प्रोग्राम है जिसको आप लोग J1 वीजा बोलते हो। और यहां पर नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है मान लीजिए आप लोग एक हस्बैंड हो या फिर आप लोग एक वाइफ हो। अगर वाइफ यूएसए में जा रही है एज ए स्किल्ड वर्कर के तौर पर, तो हस्बैंड उसके साथ में जा सकता है H4 वीजा लेकर। और अगर हस्बैंड जा रहे हैं यहां पर बेसिकली स्किल्ड वर्कर के तौर पर यानी कि H1B वीजा लेकर, तो वाइफ और बच्चे वगैरह जा सकते हैं H4 वीजा लेकर। यानी कि H1B वीजा के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए है H4 वीजा। तो यहां पर इसीलिए H1B वीजा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर नॉर्मली जब हम लोग इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, और ये सारे के सारे वीजा जो हैं ये आप लोगों से टाइम टू टाइम स्टेटमेंट देकर या फिर मैच करने के लिए पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट, यस या फिर नो? चलिए आगे चलते हैं। एक ऐसी इंटरेस्टिंग समिट जिससे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में, ये है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। यानी कि एक ऐसी समिट जो कि वर्ल्ड लेवल की है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करती है। अच्छा, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं और उनके टारगेट कितने हैं ये आप लोग बताइए, देखता हूं किस किस को याद है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये समिट जो है हमारे देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिली, ये अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर में यहां पर जब इसका इनॉग्रेशन किया गया तो नॉर्मली आप लोगों से बोला जाता है स्टेटमेंट देकर कि प्रेसिडेंट ने किया होगा या फिर प्राइम मिनिस्टर ने किया होगा। इसका इनॉग्रेशन किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक ऐसी समिट है जो कि दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किस तरीके से हम लोग लेकर चल सकते हैं, यानी कि एक तरीके चीजों को सस्टेनेबली कैसे लेकर चल सकते हैं उसके बारे में बात करती है। और 2001 में इसका उद्घाटन या फिर इसका एक तरीके से स्टार्ट किया गया था। और इसको बेसिकली देखने वाली जो एजेंसी है वो है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इसको देखता है। और अब की बार जो इसका एडिशन था वो था 23rd एडिशन यहाँ पर, यानी कि 23वां संस्करण था, क्योंकि आप लोग देखते हैं 2001 में स्टार्ट हुआ तो इसका 23वां संस्करण हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी जो थीम थी ये था लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। यानी कि इसको लेकर आप लोगों को लीडरशिप दिखानी है। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि जो रिसोर्सेज आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो इस तरीके से यूटिलाइज करो ताकि आने वाले लोगों के लिए भी वो अवेलेबल रहे। और क्लाइमेट जस्टिस के बारे में जब बात करते हैं तो किसी के साथ में कुछ गलत ना हो, ये आप लोगों को यहां पर देखना है। तो इसके अंदर में ये थीम रखी गई, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं यहां पर बता देता हूं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। ये जो इंस्टीट्यूट है ये हमारे देश के अंदर में 1974 में बनाया गया, यानी कि इमरजेंसी लगने से 1 साल पहले यहां पर ये बनाया गया। इसका पूरा का पूरा काम ये होता है कि कैसे ये रिसर्च कर सकता है, पॉलिसी बना सकता है और किस तरीके से यहां पर ये काम करेगा। खासकर जब बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, चाहे इंडिया के बारे में बात करें और ग्लोबल के बारे में बात करें, और ग्लोबल लेवल पर भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को कैसे फॉलो करना है, इन्वायरमेंट को नुकसान होने से कैसे बचाना है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को दिल्ली के अंदर में देखने को मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोग याद रखना 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और उनके 169 टारगेट है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और हमारे देश के अंदर में अगर मीटिंग हो रही है तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 23वीं समिट, थीम क्या है, किसने इनॉग्रेट करी, इसी के साथ में इंस्टीट्यूट कौन सा है, और ये सारी बेसिक फाउंडेशन है आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज के लिए। दोस्तों अक्सर जब मौसम आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। खासकर जब कहीं गर्मी होती है तो सर्दी वाले एरिया में चले जाते हैं और सर्दी होती है तो गर्मी वाले एरिया में। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा ही आप लोगों को हमारी इस पर्टिकुलर प्यारी सी पृथ्वी के ऊपर में पक्षी करते हुए नजर आते हैं। तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले कहीं और था, अब कहीं और जा रहा है पक्षी। अगर तो पता चला पहले जहां जाया करता था वहां पर कोई नदी हुआ करती थी और वो नदी अब सूख गई है, यानी कि इंसानों ने उस नदी को पोल्यूट कर दिया है, फिर वो नदी सूख गई है। किसी जंगल वाले एरिया के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट काट दिए हैं।
तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं उनके लिए जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं। तो उनका ध्यान रखने के लिए भी यहां पर एक कॉन्फ्रेंस, एक कन्वेंशन स्टार्ट किया गया। उसका अभी 14th एडिशन यहां पर देखने को मिला, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आया। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है, ये यूनाइटेड नेशन की नजर पड़ी कि हाँ यार, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं उन पशु पक्षियों या फिर आप लोग बोल सकते हो कि प्रजातियों के बारे में सोचा जाए जो माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये स्टार्ट किया गया बोन कन्वेंशन के थ्रू, जिसको नॉर्मली एक तरीके से बोन जो है वो कहां पर है, ये जर्मनी के अंदर में है। तो जर्मनी के अंदर में बोन है, तो वहां पर ये कन्वेंशन हुआ, तो इसके नाम पर इसका नाम बोन कन्वेंशन भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसको यहां पर आप लोग कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज या फिर बोन कन्वेंशन में से कुछ भी लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना। ये साइन किया गया था 1979 में और 4 साल बाद ही इसको इन्फोर्स कर दिया और तब से यहां पर ये फॉलो किया जा रहा है। एज ए 1 मार्च 2023 में यहां पर ये कन्वेंशन जो था इसके अंदर में 133 पार्टी यहां पर देखने को मिल रही थी। आप लोग इसको 2024 में भी ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर इसके अंदर में इतनी ही पार्टी है। अभी इसके अंदर में ऐसा नहीं कि पार्टी जो है वो ज्यादा अपडेट हो गई है। मतलब कहने का यह है कि इसके अंदर में जो पार्टीज होती हैं जो इसके बारे में बातें करती हैं, अच्छा कैसे कैसे इसको लेकर चलना है, तो यहां पर ये टोटल पार्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो यहां पर पक्षियों के बारे में बातें करती है या फिर जीव जंतुओं के बारे में बात करती है। और ये पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो कई सारे ऐसे फ्लाईवे टोटल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर लगभग 9 टोटल ऐसे फ्लाईवे हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये 9 टोटल फ्लाईवे जिसे पाथ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये माइग्रेटरी बर्ड जो है जो उड़ उड़ कर जाती है। मान लीजिए कोई माइग्रेटरी बर्ड जो है वो यहां से चली और यहां से उड़ते हुए वो इस तरीके से होती हुई यहां पर पहुंच गई। कोई ऐसी है, मान लीजिए यहां से चली, यहां से ऐसे आते हुए मान लीजिए यहां पर पहुंच गई। तो इस तरीके से ये माइग्रेटरी बर्ड जो है ये मौसम चेंज होने पर एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई नजर आती है। तो इसलिए अगर माइग्रेटरी बर्ड चाहे वो जमीन के ऊपर में आप लोगों को देखने को मिले, पानी के अंदर देखने को मिले, या हवा में उड़ने वाली जो बेसिकली एक तरीके से माइग्रेट करने वाली आज की डेट में जो भी जीव जंतु हैं, तो उनके ऊपर में फोकस दिया जाता है। और यहां पर जब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज यानी कि बोन कन्वेंशन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, CMS जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इसके अंदर में 2 आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं अपेंडिक्स 1 जो कि थ्रेटन्ड माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बात करता है। दूसरे को बोलते हैं अपेंडिक्स 2, ये माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए जो रिक्वायर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उनके बारे में बात करता है। यानी कि ये दोनों के दोनों आप लोगों को सिस्टम यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2.4 जो वर्ल्ड की टोटल लैंड एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंडिया के अंदर में टोटल मिलाकर 8% ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपने देश के बारे में आप लोग ये चीजें जरूर याद रखेगा। यानी कि 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर में। अगर अपने देश की आप लोग लैंड को देखोगे और उसमें 8% ग्लोबल बायोडायवर्सिटी है, जिसमें अगर मैं आप लोगों से मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा आप लोगों का वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। तो ये वो रीजन है हमारे देश के अंदर में जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को आज की डेट में खासकर हिमालयन रीजन भी आप लोग ले सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिक है। इसी में कुछ फैक्ट और बता दूं मैं आप लोगों को। दुनिया की जमीन का लगभग 2.4% हमारी जमीन है। दुनिया का 8% ग्लोबल बायोडायवर्सिटी है। अगर पानी के बारे में बात करें तो याद रखना 4% लगभग दुनिया का जो वाटर है वो हमारे पास में है, जो आप लोग बात करें, और 17% दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास में है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और बाकी सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज के बारे में बात कर दी तो यहां पर ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है आखिर ये किससे रिलेटेड है, तो माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज से रिलेटेड है। अब की बार का जो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 हुआ, ये कहां पर हुआ, तो याद रखना ये उज्बेकिस्तान के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला। तो एक बार मैप भी आप लोग देख लीजिए, उज्बेकिस्तान की सैर भी आप लोग की हो जाएगी। ये अपनी प्यारी कंट्री होगी। थोड़ा सा ऊपर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो एग्जैक्ट देख सकते हैं कैपिटल ताशकंद, या पुराना आप लोग दुसान भी बोल सकते, ये दुसान भी इसकी होगी तजाकिस्तान की। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ताशकंद इसकी कैपिटल होगी। इधर देखोगे तो यहाँ पर ये आप लोग को ये वाले कंट्री का मैप हो गया। इधर साइड में ये जो आप लोग को ब्लू ब्लू एरिया दिख रहा है, इसका नाम बताइए, देखता हूं आप में से कौन सही आंसर देता है। दोस्तों ये अभी एक इंटरनेशनल लेवल की समिट देखने को मिली, जिसका नाम है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक तरीके से समिट होती है, जो कि खासकर ये एक एनुअल ग्लोबल लेवल की गैदरिंग है, जिसमें दुनिया के जो लीडर हैं,
दुनिया के जो पॉलिसी मेकर हैं, दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं, अपने अपने फील्ड के जो एक तरीके से बादशाह हैं, वो आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर समिट है ये स्टार्ट की गई है किसके द्वारा? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसलिए ये समिट जो है वो आप लोगों को यूएई में ही देखने को मिलती है। स्टार्ट की गई थी 2013 से, ठीक है। तो ये समिट जो है काफी बड़ा रोल प्ले करती है। ये वाइस प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है यूएई के, उनके अध्यक्षता में यहां पर ये लीडरशिप समिट आप लोगों को देखने को मिलती है। और एनुअली कहां पर होती है? ये आप लोग को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में, इनकी काफी एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है दुबई। तो दुबई बहुत फेमस भी है, किसके लिए है बताइए जरा। तो वहां पर ये समिट आप लोगों को देखने को मिलती है। अब की बार जो समिट हुई यहां पर इस समिट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको इनवाइट जब किया गया, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को यहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर की तरीके से यहां पर एक तरीके से इनवाइट किया गया। तो इसकी वजह से यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में थी। और इसकी जो थीम रखी गई वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी यहां पर, इसलिए भी यहां पर ये न्यूज में रहा कि सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट, यानी कि फ्यूचर जो गवर्नमेंट है उनको सेव करने की बात इनके द्वारा की गई कि कैसे कैसे फ्यूचर की गवर्नमेंट होती है उनको कैसे सेव करना है, उसके ऊपर इनका फोकस देखने को मिला। इसी के साथ में इसके अंदर में 6 जो मेन एरिया यानी कि थीम रहे कि कैसे जो सरकारें हैं हम लोग उनको और अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, खासकर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इसी के साथ में यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में एक नई दुनिया क्रिएट करने वाली है, उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई। कैसे डेवलपमेंट को हम लोग लेकर चल सकते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, और कैसे हम लोग नया जो शिफ्ट आ रहा है ग्लोबल लेवल पर उसको लेकर चल सकते हैं। और अर्बनाइजेशन एक ऐसी दिक्कत है आज की डेट में, और ग्लोबल हेल्थ जिसमें मिलकर काम करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले जो लोग गांव में रहा करते थे, आज के डेट में वो लोग भी सब शहर में जाते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो शहर वाले एरिया है उसमें काफी ज्यादा आप लोगों को आज के डेट में भीड़ भाड़ वाले इलाके देखने को मिलेंगे, कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हुए नजर आएंगे। ये अपनी प्यारी कंट्री होगी। यहाँ पर इधर से यहाँ पर आओगे तो ये गल्फ ऑफ ओमन हो गया, यहाँ पे पर्शियन ऑफ गल्फ हो गया। थोड़ा सा इसको अगर जूम करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखने को मिल रहा है, जिसकी कैपिटल है आबू धाबी। इसी के अंदर में इसकी एक सिटी है बहुत ही फेमस जिसका नाम है दुबई। तो दुबई के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देखो दुबई के नजारे बैठे बैठे दुबई दिखा दी मैंने आप लोगों को यहीं पर ही तो ये था बेसिक इसके बारे में, तो डाउट मत रखिएगा, ठीक है। तो पूरी समिट है ये कहां पर होती है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, यहाँ पर हमारे द्वारा क्या पार्टिसिपेशन रहा है, यहाँ पर थीम क्या है, कौन कौन से एरिया है। तो कैसे भी क्वेश्चन बने तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली। हर एक देश ने दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अपने अपने कुछ इनिशिएटिव यहां पर रख रखे हैं। जैसे अभी मैंने यूएई का इनिशिएटिव डिस्कस किया, ऐसे एक इनिशिएटिव हमारे देश का भी है जहां पर दुनिया के लीडर आकर इकट्ठे होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रायसीना डायलॉग। अब की बार जो रायसीना डायलॉग जो है ये अब की बार का जो एडिशन था इसका ये 9th नंबर यानी कि 9वें नंबर का संस्करण देखने को मिला, जो कि हमारे देश के द्वारा होस्ट किया जाता है। ये भी एक ऐसा इवेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये जो स्टार्ट किया गया था, ये कब स्टार्ट किया गया था ये आप लोग बताइए, मैं आप लोग को बहुत सारी बातें इसमें बताऊंगा। अभी जो 9th डायलॉग है जो ये डायलॉग देखने को मिला, ये 9वें नंबर का था, और इसमें लगभग 2500 के करीब लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें 115 कंट्री के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव रहे। यहाँ पर अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर बटोरी गई, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है नॉर्मली, कि इस पर्टिकुलर जो इवेंट रहा इसके अंदर में क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि चीफ गेस्ट कौन थे, उस कंट्री का नाम बताइए। देखता हूं आप में से कौन उस कंट्री के जो बेसिकली नाम बताता है। कंट्री का नाम तो कम से कम पता होना चाहिए, बाकी अगर पर्सन का नाम आप लोग याद रखेंगे तो थोड़ा सा अटपटा सा है। केएम यानी कि किलोमीटर से याद रख लेना। क्या मतलब सर? इनका नाम है क्रायोकोस मित्सोताक्सी। तो ये इनका नाम था, जो कि चीफ गेस्ट रहे यहाँ पर। और ये ग्रीस के जो लीडर थे हमारे देश के अंदर में, यानी कि आप लोग याद रखिएगा ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे देश के अंदर में बुलाया गया। ये जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है इसमें जियो पॉलिटिक्स यानी कि जो भी यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर इकोनॉमी को लेकर यहाँ पर बात की जाती है, तो जियो इकोनॉमी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार ये पूछा जाता है कि हम लोगों ने अपना संविधान जो है वो किस देश से इंस्पायर होकर संविधान अपना जो स्टार्ट किया, क्या क्या चीजें उसके अंदर देखने को मिलती है। ऐसे ही आप लोगों से कोई पूछ ले कि हम लोगों ने ये समिट किससे इंस्पायर होकर ये समिट हम लोगों ने स्टार्ट किए, तो याद रखिएगा एक पर्टिकुलर डायलॉग होता है जिसको बोलते हैं संग्रीला डायलॉग। संग्रीला डायलॉग जो है ये एनुअली सिंगापुर के अंदर में होता है।
तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया ये सिंगापुर से इंस्पायर होकर किया गया। और सिंगापुर की लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहां पे नीचे आओगे तो एक छोटी सी कंट्री है सिंगापुर। तो इससे इंस्पायर होकर हम लोगों ने संग्रीला डायलॉग जो है वो स्टार्ट किया गया इस पर्टिकुलर लोकेशन में। ये लोकेशन ये याद रखना, यहीं पर आप लोगों को मलक्का स्टेट देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा स्टेट है जो कि चाइना की लाइफलाइन बोला जाता है। और हमारा बेसिकली जो अंडमान निकोबार इसके जस्ट आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा कि चाइना अगर बदतमीजी काटे तो कल को चलकर हम लोग चाइना को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। तो रायसीना डायलॉग जो है इसकी थीम क्या थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4 एरिया पर फोकस किया गया। एक तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रसिया यूक्रेन की लड़ाई, अलग अलग जगह पर कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, किस तरीके से आज की डेट में कोऑपरेट कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इनके द्वारा 4C या फिर C4 या फिर C4 ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, या फिर 4x C, ये अब की बार की थीम थी याद रखने के लिए। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो ये है कि हम लोग यहां पर हमारे देश के अंदर में जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, बताइए मिनिस्टर कौन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। आप लोगों को याद होगा जब मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करता हूं तो कई बार इक्का दुक्का आर्टिकल यहां पर अक्सर जो है ORF के भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बोलते हैं। तो इसका भी ये काम आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों से यूए के बारे में बात की तो मैंने आप लोगों को बताया उसके अंदर में आप लोगों को 6 पिलर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी आप लोगों को पिलर देखने को मिलेंगे 6 पिलर, जिसमें ये बात करते हैं कैसे कैसे जो टेक फ्रंटियर पर रेगुलेशन कैसे होना चाहिए और रियलिटी कैसे होना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो कैसे आप लोग उसको समझते हैं और कैसे लेकर चलना है, ठीक है। पीस विद प्लानेट, इन्वेस्ट इनोवेट कैसे करना है, वॉर और पीस, इसके ऊपर में फोकस यहां पर दिया जा रहा है। डीकोलोनाइज मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि जैसे पहले अंग्रेज रूल किया करते थे तो दुनिया को वही चलाया करते थे, पर आज की डेट में डीकोलोनाइज हो चुका है तो उसके बारे में बात की जा रही है। पोस्ट 2030 एजेंडा क्या होना है, हम लोग 2024 में खड़े हुए हैं, टारगेट था 2030 तक का काफी कुछ अचीव करने का। अगर अचीव कर पा रहे हैं जितना भी एरिया तो अच्छी बात है, पर जो सा एरिया अचीव नहीं कर पा रहे हैं उसमें क्या हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, तो पहले से ही तैयार रहना है, ठीक है। और डेमोक्रेसी को डिफेंड करने की बात की जाती है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किस तरीके से हम लोग सोवरन और एक तरीके से सोसाइटी को सोवरन बना सकते हैं, यानी कि अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि किसी के प्रेशर में आके हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो ये गलत चीज हो जाती है यहाँ पर। तो ये जो डायलॉग है ये दुनिया के चक्षु खोलने वाला डायलॉग बोल सकते हो। अब की बार जो इसका एडिशन था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, 9th संस्करण या फिर 9th एडिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। संग्रीला डायलॉग की पैटर्न पे हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। दुनिया भर में जो भी दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, नॉर्मली न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये पर्टिकुलर इसका बेस है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का। और ये खासकर ये ग्लोबल इशू को ज्यादा एक प्रायोरिटी देते हुए यहां पर काम करती है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री को हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया, ये आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर आप लोग याद रखना ग्रीस को हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया। ग्रीस कहां पर अगर आप लोगों को देखना है तो चलिए मैप भी आप लोगों का एक तैयार हो जाएगा, साथ साथ में चीजों को ऐसे पढ़ते हुए चलोगे ना तो आप लोग कभी भी दिक्कत में नहीं आओगे, ठीक है। तो ग्रीस से चलिए लेके चलते हैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया ग्रीस, एथेंस यहां पर इसकी कैपिटल है, और थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहां पर साइप्रस और ऊपर तुर्की। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म किस किस को पता है बताइए जरा, देखता हूं कौन बताता है। अभी ये न्यूज में किस लिए आ गया, क्योंकि सीबीआई ने यहां पर इंटरपोल को बोला रेड नोटिस इशू करने के लिए। एक पर्टिकुलर पर्सन थे, वो भागे हुए थे हमारे देश से, एक तरीके से गुनाहगार आप लोग बोल सकते हैं। उनके खिलाफ यहां पर बेसिकली हरियाणा पुलिस के द्वारा रिक्वेस्ट की गई इंटरपोल से, और ये न्यूज अभी यहां पर सामने निकल कर आई जब ये रेड नोटिस जो है वो फिर से न्यूज में आया। रेड नोटिस किसके लिए होता है, यहां पर लोकेशन या फिर अरेस्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि यहां पर एक तरीके से वो देश से भाग गया हो तो अपने देश में वापस लाने के लिए। हमारे देश के अंदर में मैंने बोला कि सीबीआई ने यहां पर रिक्वेस्ट करी है, और किससे करी है, ये इंटरपोल से करी है, ताकि यूएई में जो इंसान बैठा हुआ है उसको वापस लेकर आया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर हमारे देश का जो सीबीआई है, जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, वो इंटरपोल के साथ मिलकर काम करता है। और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, हमारा सीबीआई नहीं है अकेला जो काम करता है, आप लोग को देखने को मिलेगा हर एक देश की जो मेन एजेंसी है वो यहां पर इंटरपोल के साथ मिलकर काम करती है। इसके अंदर में आज की डेट में 195 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
1923 में यहां पर इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहां पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस जो कमिश्नर है ये यहां पर स्टार्ट किया गया था 1923 में, जिसके नाम से आप लोग समझ सकते हैं। और फिर इसने फंक्शन किया 1938 तक का, फिर आगे चलकर रिवाइव किया गया 1949 में, और यहां पर ये यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करने लगा। और आगे चलकर इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिमिनल है उसके लिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरपोल आप लोग बोलते हो। थोड़ा समझने के लिए समझो कि हमारे देश का कोई पर्टिकुलर स्टेट है, अगर उस स्टेट की पुलिस जो है किसी अपराधी को ढूंढ रही है और वो अपराधी जो है उस स्टेट में से भागकर दूसरे स्टेट में चला गया, तो हमारे कंट्री के अंदर में एक स्टेट की पुलिस जो है वो दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ में कोलैबोरेट करती हुई नजर आती है। पर लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर। तो हम लोगों को यहाँ पर एक कॉमन एजेंसी बना दी, कुछ भी बात होगी तो हम लोगों ने डायरेक्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट से बात नहीं की, हम लोगों ने इंटरपोल से बात की, और इंटरपोल जो है वहां पर उसके लिए व्यवस्था करेगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया इसका मेंबर कब बना? 1956 में हम लोग इसका मेंबर बने, 56 इंच का सेना लेकर, ऐसा बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर आप लोग को इसका कहां देखने को मिलेगा? ये है लियोन यानी कि फ्रांस के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में अरेबिक, फ्रांस, इंग्लिश, स्पेनिश ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जो बोली जाती है। और इंटरपोल जो नोटिस है उसका एम ये है कि किस तरीके से हेल्प कर सकता है पुलिस फोर्सेज को, जो भी मेंबर कंट्री है, कि वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर अगर कोई भागा हुआ इंसान एक देश से दूसरे देश में, तो वहां पर उसको लाकर पकड़ा जा सके। इसका जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, और जनरल सेक्रेटरी जो है वो 5 साल के लिए, जो कि काम करते हैं टेररिज्म को रोकने के लिए, टेररिस्ट को रोकने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, फाइनेंशियल या फिर इन्वायरमेंटल क्राइम के लिए। आप लोगों को याद होगा रेगुलर वीडियो जब मैं आप लोगों की लेता हूं उसमें मैंने कई बार इंटरपोल के बारे में पढ़ा है, और वहां पर कई सारे ऐसे इनिशिएटिव के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, जो कि यहां पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं, ताकि गलत तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा व्यापार देखने को न मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, क्योंकि जब जब बात आती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो सीबीआई इंटरनेशनल लेवल पर इंटरपोल के अंदर में हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ये याद रखेगा। उदाहरण में आप लोगों से कोई पूछे कि सीबीआई को कोई सपोर्ट करती है इन्वेस्टिगेशन करने में, तो हमारे देश के अंदर में सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और लोकपाल जो है वो सीबीआई को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं यहां पर कई सारे मुद्दों पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज थी, कंफ्यूजन मत रखिएगा। दुनिया को अपनी ससुराल समझने वाले 2 ऐसे ग्रुप हैं, या फिर कुछ देश आप लोग मैं बोल सकता हूं, जो कि आज की डेट में ये सोचते हैं जैसा वो चाहें दुनिया ऐसी चलनी चाहिए। और इसी पर एस जयशंकर साहब के द्वारा बोला गया था कि यूरोप प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, पर वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो यूरोप को ऐसा लगता है। अभी यूरोप के द्वारा लॉन्च किया गया रेड सी के अंदर में एक मिशन, उस एरिया में जहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो शिप यानी कि जहाज हैं उनको यहां पर 2 बार अटैक किया गया। तो इसके चलते यहां पर इन्होंने मिशन लॉन्च किया, ताकि यहां पर इस तरीके का अगर कोई फ्यूचर में अटैक होता है तो उस अटैक को यहां पर रोका जा सके। यानी कि अपने जो जहाज वगैरह हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश यहां पर इनके द्वारा की गई, और इसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हो अपने उसको, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर ये है बेसिकली एसपीडिस। ठीक है, तो यहां पर ये मिशन एसपीडिस, तो ये मिशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन की जो नेवल मिशन है वो प्रोटेक्शन करेंगे कार्गो को जो रेड सी में अटैक किए जाते हैं हुथई कम्युनिटी के द्वारा। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था। ये मिशन जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी इंपोर्टेंट न्यूज में है। अगर मैं आप लोगों को रेड सी के अंदर में लेकर चलूं तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग आएंगे, ये पर्टिकुलर एरिया से होते हुए यहां से अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को एक सेकंड नीचे आएंगे तो यहां पर गल्फ ऑफ एदन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और यहां से थोड़ा सा और आगे आएंगे तो जिबूती है यहां पर ये, और इसके ऊपर है रेड सी। तो यहां पर है यमन के अंदर में है हुथई कम्युनिटी, जो कि बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है, खुद के हवाई जहाज मिसाइल वगैरह लेकर घूमते हैं। इस एरिया में कई सारे जहाजों को इनके द्वारा लूटा गया, और आज की डेट में यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सपोर्ट होता है वो भी यहां से इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। तो इसकी वजह से यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। ये बोला कि यार कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो यहां पर पहले तो सऊदी अरेबिया था यहां पर, जो कि चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर यहां पर क्या हो गया, अभी प्रेजेंट टाइम पर यहां पर यह हुआ कि जब यहां पर ये कम्युनिटी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो यहां पर उस टाइम पर सऊदी अरेबिया ने भी बोला यूएसए को कि यार तुम यहां पर मत आना, पर लेकिन यूएसए जो है वो यहां पर नहीं माना, तो उसके चलते दिक्कत देखने को मिली। तो पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर यहां पर इनका बेसिक पर्पज ये कि कैसे यहां पर हुथई कम्युनिटी को जो है वो ठिकाने लगाना है। ठीक है,
और जो मैंने सब यूज किया यहाँ पर, जो जिसके नाम पर ये मिशन का नाम इनके द्वारा रखा गया है, इसमें एक बात याद रखना, ये जो यहाँ पर ASPIDS, तो यानी कि यहाँ पर एस्पेडिस जो करके यहाँ पर ये मिशन है, इसका नाम है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है सील्ड, ठीक है, यानी कि रोकना, किसी को गलत हरकतें करने से रोकना, ये आप लोग यहां पर बोल सकते हो। और ये एक तरीके का लॉन्च किया गया नॉन मिलिट्री नेवल मिशन है, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं कि मिलिट्री जाएगी और यहां पर उनको उड़ाकर आएगी, ऐसा नहीं है। यहां पर ये अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए है, और अगर मिलिट्री वाला होता तो फिर ये अलग ही लेवल पर चलते। ये जो पर्टिकुलर रेड सी है, ये एक ऐसा एरिया है जो कि सेमी एनक्लोज्ड है, और कहीं ना कहीं यहां पर एक्सटेंशन है इंडियन ओशन के अंदर में, और ये कनेक्शन, एक कनेक्टिंग पॉइंट है यहां पर अफ्रीका और एशिया के बीच में, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। यानी ये काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला एरिया है। कई सारे इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे गल्फ ऑफ स्वेज हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बैबल महदेव हो गया, गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, ये दिखा दूंगा मैं आप लोगों को अभी, स्वेज कैनाल हो गया यहाँ पर। इसमें कई सारी कंट्री भी आप लोगों को बॉर्डर करती हुई नजर आती है, यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इसी के साथ में इजिप्ट वगैरह हो गया, तो ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब कहने का सीधा सीधा क्या है, मतलब कहने का है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक ऐसा एरिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार मैप भी आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं, गल्फ ऑफ एदन हो गया, ऊपर रेड सी हो गया। थोड़ा सा अगर आप लोग इसको जूम करेंगे तो यहां पर आप लोग आ जाएंगे, यहां पर ये आप लोगों को जिबूती देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और जूम करेंगे यहां पर, तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग देखिए, हल्का सा और करते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये आगे यहां पर बैब अल महदेव। तो बैब अल महदेव जो है यहां पर, ये क्या है, ये बैब अल महदेव जो है, ये एक स्टेट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए किस किस को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ एदन को यहां पर रेड सी के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर रीजन न्यूज में ना, मान लीजिए दो टेररिस्ट आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़कर उन्होंने सर फोड़ लिया, तो आप लोगों से ये नहीं पूछे किस किस टेररिस्ट ने अपना सर फोड़ लिया, उनका सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों से ये बनेगा कि किस एरिया में उन्होंने अपना सर फोड़ लिया, क्योंकि सर फोड़ना एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। पॉलिटिकल मुद्दे पर या फिर इस तरीके के मुद्दों पर वो बात नहीं करते कौन कौन आपस में सर फोड़ रहे हैं, पर हाँ किस एरिया में सर फोड़ा और किस एरिया में इनके सर फोड़ने की वजह से वहां पर शांति में भगन आ गया, तो उसके बारे में ये फुल इंटरेस्ट के साथ बातें करते हैं। तो इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है कई बार, तो इसको लेकर आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, सनाई पेनिनसुला, ये क्या, ये कौन सा एरिया है, तो अगर इसको भी आप लोग देखना चाहते हैं तो ये इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग को देखने को मिलेगी यहां पर, ये वाली थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये आप लोगों को सनाई पेनिनसुला देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर इसके एरिया में जाएंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा, ये यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन हो गई जो कि आप लोगों को मैंने अभी बताई। तो गल्फ ऑफ अकाबा भी आप लोगों से यहां पर, ये देखो न्यूज में जब आएगा ना ये, तो आप लोगों से उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में क्यों पूछा जा सकता है, रीजन मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वहां पर वो इजराइल और पैलेस्तीन आपस में लड़ रहे हैं, तो ये तो पूछेंगे नहीं कि इजराइल ने पैलेस्तीन के कितने लोगों को मार दिया। अब वो क्योंकि इजिप्ट के साथ में कनेक्टेड है, इस पर्टिकुलर रीजन के साथ में, तो इसके बारे में वो आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये बेसिक तरीका होता है चीजों को पढ़ाई करने का, तैयार करने का। तो जब आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ लोगे, इस तरीके से तैयार करोगे, तो फिर आप लोग चीजों को समझ जाओगे, अच्छा इस तरीके से बातें, और फिर आप लोग कोई डाउट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। फिर से कह रहा हूं कि कोई भी चीज जो है वो रटने की कोशिश मत करिएगा। अगर रटने की कोशिश करोगे तो याद कुछ नहीं रहने वाला है, और समझने की कोशिश करोगे तो कोई चीजें भूलोगे नहीं, इस बात की मैं आप लोग गारंटी देता हूं। अब आप लोग डिसाइड कर लेना रटना है या फिर समझना है। इसलिए मैं मैप तक भी आप लोगों को दिखाता हुआ चल रहा हूं, ताकि आप लोग उसकी लोकेशन एक बार समझ लो, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं देखने को मिले। ये यहां पर सुएज कैनाल होगी, ये गल्फ ऑफ अगाबा हो गया, ठीक है। ऊपर आप लोग यहां पर जा रहे हैं तो सुएज कैनाल यहां से आप लोग देखते हैं, सुएज कैनाल का सुएज पॉइंट हो गया यहां पर, ठीक है। बाकी यहां से अगर आप लोग देखोगे, ये पर्टिकुलर आप लोगों का जो एरिया हो गया, ये रेड सी आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो बैब अल महदेव मैंने आप लोग को बता दिया, ये गल्फ ऑफ एदन हो गया। इसी के मुंह पर, गल्फ ऑफ एदन के मुंह पर यहां पर स्कोट्रा आइलैंड है। आप लोग ये बताना है ये आइलैंड जो है वो किस देश का है, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अच्छा, नेटो का नाम आप लोग जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर में कितने मेंबर हैं ये आप लोग बताइए। मैं भी आप लोगों से बात करने वाला हूं यहां पर नेटो की जगह CSTO के बारे में। सर नेटो तो सुना है, CSTO क्या है यहां पर? ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटो का ही एक आप लोग बोल सकते हैं, छोटा या बड़ा भाई कुछ ही बोल लो, छोटा भाई बोल लो क्योंकि नेटो से छोटा है, ठीक है। ये जैसे कि नेटो जो है वो यहां पर यूरोपियन कंट्री का एक ग्रुप है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा ग्रुप है जो कि रसिया के द्वारा हेड किया जाता है। तो इसमें रसिया के दोस्त, रसिया के आसपास वाले दोस्त जो हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं। ये एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक तरीका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है।
1992 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था और ये स्टार्ट किया गया था ताशकंद के अंदर में। ठीक है, ताशकंद मतलब अभी ताशकंद के बारे में तो आप लोगों को दिखा रहा था मैं जब डिस्कस कर रहा था, फिर से लेकर चलते हैं। ऐसी क्या बात है, मैप जो है आप लोगों को याद हो जाएंगे अगर इस तरीके से, जैसे कोई भी मैप में आता है ना, ये याद करने का तरीका होता है। ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं, तो इसके अंदर में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। और इसका हेडक्वार्टर नॉर्मली कहां पर है, ये है मॉस्को रशिया के अंदर में, क्योंकि वही सारी चीजें जो है वो यहां पर इसकी हैंडल करता है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो यहां पर ये पर्टिकुलर ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं नाम से आप लोगों को बता रहा है कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड यहां पर कराता है। तो यहां पर ये जैसे कि नेटो फॉर्म किया गया था 1949 में, तो उसी का एक वर्जन आप लोगों को यहां पर रशिया का ये देखने को मिलता है, एक तरीके से अपने आसपास वाले देशों की हेल्प करने के लिए, जो कि रशिया की जिगरी यार है। ठीक है, जैसे नेटो में कहते हैं ना कि एक को हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया, ऐसे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जा रही है। पर लेकिन अर्मीनिया जो है वो साइड में हो रहा है, उसको लग रहा है कि यहां पर ये ग्रुप जिस लिए बनाया गया वो फायदा नहीं पहुंचा रहा है, तो इसलिए उसको यहां पर ये पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था, तो इसने यहां पर फ्रीज कर दिया इसमें पार्टिसिपेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई रेड सी के बारे में, तो उसकी वजह से यहां पर दुनिया भर में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। और ये प्रॉब्लम एक जगह नहीं थी, ऐसी सेम प्रॉब्लम आप लोगों को स्वेज कैनाल में तो मैंने बताई, सेम प्रॉब्लम आप लोगों को पनामा कैनाल के अंदर देखने को मिली, और सेम प्रॉब्लम आप लोगों को ब्लैक सी के अंदर में देखने को मिली। एक बार आप लोग मैप देखिए तो आप लोग इस पर्टिकुलर मुद्दे को समझ पाएंगे। जैसे ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग यहां पर आएंगे, ये हो गया ब्लैक सी। ये ब्लैक सी के अंदर में रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर यहां पर व्यापार जो है वो बेसिकली अभी दिक्कत में पड़ गया। सेम सिस्टम आप लोगों को यहां पर रेड सी और गल्फ ऑफ एदन की वजह से यहां पर चीजें दिक्कत में पड़ गई। और ऐसी ही दिक्कत यहां पर देख रही थी, जो यहां पर इस तरीके का इशू निकल कर आया, वो आया पनामा कैनाल को लेकर। पनामा कैनाल कहां पर है, यहां पर आप लोगों को कंट्री देखने को मिलेगी पनामा, और इसी के नाम से यहां पर आप लोगों को कैनाल आएगी नजर। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो पनामा सिटी है यहां पर। तो मतलब कहने का ये कि ये प्रॉब्लम जो ट्रेड रूट डिसरप्ट हुआ, ये दुनिया भर में दिक्कत देखने को मिली, और इसको एक अलार्मिंग कंडीशन के तौर पर लिया गया। यूनाइटेड जो नेशन आज की डेट में एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग UNCTAD बोलते हो, और इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। तो ये यूएन की बॉडी है। तो ये बॉडी जो है वो किस तरीके से ट्रेड चलेगा उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था जो रेगुलर वीडियो आती है उसके अंदर में, कि रेड सी क्राइसिस की वजह से दुनिया भर का एक्सपोर्ट जो है वो काफी डाउन हो गया। सोच के देखो, अगर हमारा कोई व्यापार अगर यहां से होना है, इस साइड से अगर हमारा कोई व्यापार अगर यूरोप के अंदर में जाना है, यहां से होते हुए बेसिकली यहां से आते हुए इस गल्फ ऑफ एदन से जो यूरोप के अंदर में जाना है, या फिर अफ्रीका के अंदर में जाना है यहां से इस पर्टिकुलर एरिया में किसी में, तो वो तो सारा व्यापार रुक गया। और उस व्यापार के रुकने की वजह से हमको बहुत नुकसान हुआ। और हमारा ही थोड़ी ना रुका, दुनिया भर में पता नहीं किन किन देशों का रुक गया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया व्यापार में, सिक्योरिटी इशू को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये दिक्कत देखने को मिली। तो इसी के चलते इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी अलार्मिंग कंडीशन बताया गया सिचुएशन को, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। इसके अंदर में 190 मेंबर हैं आज की डेट में, और ये वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ये वाली जो रिपोर्ट है ना, ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो UNTCAD प्रस्तुत करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यही प्रस्तुत करता है। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट यही प्रस्तुत करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट यही प्रस्तुत करता है। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक रिपोर्ट यही प्रस्तुत करता है। और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट यही प्रस्तुत करता है। और इसी के साथ में मेरीन ट्रांसपोर्ट जो होता है उससे रिलेटेड भी रिपोर्ट जो है यही प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए यहां पर ये बॉडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग के बनते हैं। डायरेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार तो। ओके, वैसे तो कई सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली, कई सारी रिपोर्ट और कई सारे इंडेक्सेस उसके अंदर भी मैंने डिस्कस कर लिए, कॉन्फ्रेंस वगैरह। अब यहां पर मैं आप लोगों को कुछ और एक दो इंडेक्स हैं जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि और क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में उसको लेकर आ जाए। ठीक है, बेसिक है, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, यानी कि करप्शन को लेकर क्या परसेप्शन है और उसका क्या इंडेक्स है, इसके बारे में बात करें अगर हम आपसे, तो यहां पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा टोटल 180 देशों के अंदर में हमारी जो रैंक है वो है 93। तो सबसे पहले तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में
अगर रैंक के बारे में बात करें तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की रिसेंट अभी रैंक क्या रही है। तो हमारी जो रैंक रही है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये है 93। टोटल कितने देशों में से रैंक निकाली गई है यहाँ पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखना, टोटल जो देश थे वो थे यहाँ पर 180, तो यानी कि 180 देशों में से यहाँ पर हमारी जो रैंक आई वो निकल कर आई 93। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है एक तरीके से अगर आप लोग चीजों को देखोगे। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंक जो है वो 93 आई। पर लेकिन पहले के कंपेयर में अगर हमारा स्कोर आप लोग देखोगे तो वो डाउन साइड जाता हुआ नजर आया। जो लास्ट रैंक थी उसके कंपेयर में जो हमारा स्कोर था ये यहाँ पर 39, अभी 40 स्कोर तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले के कंपेयर में आप लोगों को यहाँ पर चेंज नजर आ रहा है। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोग को बता दूं जिससे कि आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाए। इसमें अगर 0 अगर किसी कंट्री की रैंक आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वो कंट्री जो है वो हाईली करप्ट है, और अगर किसी की रैंक 100 आ रही है तो इसका मतलब है कि वो वेरी क्लीन है। तो मतलब जितनी रैंक जो है वो नीचे को जाएगी इसका मतलब कंट्री जो है वो करप्ट हो जाएगी। तो अगर यहां पर हमारी पहली जो रैंक थी 40 थी और वो 39 पर चली गई तो इसका मतलब 0 की तरफ को जा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब करप्शन बढ़ा है हमारे देश के अंदर में, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, 0 हो गई मोस्ट करप्ट और 100 हो गई वेरी क्लीन, 100% क्लीन कंट्री है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है यहां पर ये तैयार किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और ये आज से नहीं है, काफी लंबे समय से इसको तैयार कर रहे हैं। बर्लिन के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर ये पर्टिकुलर स्टैब्लिश की गई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी बर्लिन, यानी कि आज की डेट में जर्मनी बोल सकते हो आप लोग, 1993 में। और इसने यहां पर ये जो पर्टिकुलर ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स है ये 1995 में फिर इसने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स जो है तैयार किया जा रहा है जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। अब इस इंडेक्स के अंदर में अगर आप लोग यहां पर देश देखोगे हमारे आसपास वाले, जैसे सिंगापुर हो गया, उसने एशिया वाले रीजन में टॉप किया है। ठीक है, तो उसका स्कोर जो है वो 83 है, यानी कि 100% कोई क्लीन नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं टॉप परफॉर्मर कौन है, वो है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। ये वो कंट्री है जो कि सारे इंडेक्स में परफॉर्म करते हैं। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं यार ये तो टॉप ही करेंगे, 24 घंटे पढ़ते हैं और कोई काम नहीं है इनको तो ये वो वाले बच्चे हैं। लोवेस्ट जो रैंक पर है वो है सोमालिया। तो ये देश एटलीस्ट आप लोगों का देखने को बनता है जिसका स्कोर 11 है, तो सोच के देखो बस 0 के पास में पहुंच गए बिल्कुल। तो सोमालिया की कंडीशन कैसी होगी। अब मैं आप लोगों को यहां पर ये वाले देश भी दिखा देता हूं, फिनलैंड मतलब टॉपर भी दिखा देता हूं, और ऊपर से टॉपर भी और नीचे से टॉपर दोनों दिखा देता हूं। जैसे अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो मैंने आप लोगों से बात की सोमालिया के बारे में, तो सोमालिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अफ्रीका के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो ये हो गया सोमालिया। और इसी में अगर आप लोग देखना चाहेंगे यहां पर जो दूसरे देश हैं उनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उनको भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सारी चीजें मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देखिए, ये ऊपर हो गया नॉर्वे, यहां पर फिनलैंड हो गया, तो ये वाली कंट्री है। और अगर न्यूजीलैंड आप लोगों को पता ही है, ऑस्ट्रेलिया के बराबर में आप लोग जाओगे नीचे तो आप लोग को न्यूजीलैंड मिल जाएगा, तो यहां पर आप लोग का न्यूजीलैंड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है, तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहां पर आप लोग को पता है अगर कोई भी हमारे समाज के अंदर में जघन्य अपराध करता है तो यहां पर उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो डेथ पेनल्टी के मामले में अगर बात करें, यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिला अभी जो केस थे 2023 के अंदर में, तो उसमें यहां पर टोटल केस जो है डेथ पेनल्टी के 80 थे यहां पर, और डेथ रो में आप लोगों को देखने को मिला कंफर्म की गई यहां पर 1 को, यानी कि रेयर एंड रेयरेस्ट केस में यहां पर डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है, और उसके बाद में भी कईयों को छूट मिल जाती है। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऐसे टाइम टू टाइम ऐसे लोग रहते हैं जिनको डेथ पेनल्टी यहां पर दी जाती है, पर लेकिन रियलिटी में फांसी की सजा नहीं मिल पाती है, वो लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट जो है 2023, इसकी कई सारी ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्कस की गई इस रिपोर्ट की। तो इसके बारे में पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा, इसको प्रस्तुत कौन करता है। इसको प्रस्तुत किया जाता है प्रोजेक्ट 39A के तहत में। सर ये क्या नाम है? प्रोजेक्ट 39A। ये एक तरीके का प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम। तो क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम जो है यहां पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है वो इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करती है, और उसके द्वारा यहां पर प्रोजेक्ट 39A जो है उसमें ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है इन सब डेटा के बारे में। तो 45.71% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन जो यहां पर सेंटेंस जिनको दैट रो मिला है, अगर 2015 से आप लोग कंपेयर करें।
जो याद रखने वाली बात है वो है उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिला यहां पर, ठीक है। और ट्रायल प्रिजनर जिनको डेथ सेंटेंस यहां पर भी देखने को मिला, लगभग 120 देखने को मिले। तो क्या होता है, कई बार नीचे कोर्ट जो रहता है उसमें यहां पर डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, और जैसे जैसे ऊपर चलते हैं फिर चीजें जो है वो डाउन होती चली जाती है, ठीक है। तो इसके चलते इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत सारे वो केसेस है जिनको डेथ दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को यहां पर रेप के केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कई बार ऐसा रहता है जैसे रेप के साथ साथ में रेप भी किया, और रेप करने के बाद में उस इंसान की जो है वो जान भी ले ली। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जान क्यों ली जाती है? जान इसलिए ली जाती है ताकि सामने वाले का जो डेटा है उसको खत्म किया जा सके। तो जान लेना ये एक तरीके से आज की डेट में ऐसा बन गया है कि उनको ये लगता है कि जान लेने के बाद में कहीं ना कहीं इंसान जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा। पर लेकिन वो ये कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो ये है कि इंसान की जान ले लेना, तो होमिसाइडल रेप यानी कि पहले रेप और फिर उसके बाद में जान। तो ये इस तरीके की कंडीशन जब आती है तो डेथ पेनल्टी फिर नॉर्मली आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में यहां पर ये डेट, इसके बारे में यहां पर ये डिटेल प्रस्तुत करवाई गई। तो हमारे देश के अंदर में ये सारा का सारा जो सिस्टम है, इसमें मैंने आप लोगों को जैसे बताया, ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश इसमें आप लोग को टॉप पर देखने को मिलता है। और मैक्सिमम केसेस ऐसे हैं जो कि ट्रायल पर लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर में अभी भारतीय न्याय संहिता नई जो सिस्टम लेकर आया गया उसमें आप लोगों को चीजें चेंज होती नजर आएंगी आने वाले टाइम में, और सिस्टमेटिक वे में हम लोग इन केसेस का डिलीवरी करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 39A, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का है, जिसके द्वारा एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। तो इसका ये डेटा है आप लोगों के सामने, ओके। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा दो एक साथ में, एक तो हो गया पॉलिटी वाला और दूसरा हो गया गवर्नेंस वाला, या पॉलिटी और गवर्नेंस डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से यहां पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों ये जो न्यूज है ना, ये भी एक स्टार लगाने वाली न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। रीजन क्या है? रीजन है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जब भी न्यूज में आता है तो यहां पर कोई ना कोई अपडेट आप लोगों को देखने को मिलती है कि इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है, कौन से नंबर का लॉ कमीशन है, यहां पर इससे रिलेटेड क्या क्या आप लोगों के पार्ट्स में बेसिकली संविधान में क्या कोई प्रोविजन है इसके बारे में, या फिर इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर जो लॉ कमीशन है वो है 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और इनका जो नाम है ये है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो है वो 22वें हमारे लॉ कमीशन है, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहां पर हमारे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। यह है 31 अगस्त 2024 तक का, यानी कि 2024 तक का 31 अगस्त तक का आप लोगों को यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इनके द्वारा अगर बात करूं आप लोग तो सेकेंडवे लॉ कमीशन है, और ये लॉ कमीशन एक तरीके का हमारी ऐसी बॉडी है जो कि एग्जीक्यूटिव है, किसी कानून के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ये सरकार के ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है। तो इसलिए इसको आप लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोल दो या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल दो। हमारे देश के अंदर में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो पुराने कानून होते हैं सॉरी यार उसमें क्या क्या चेंज कर हम लोग नए कानून लेकर आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी यहां पर ये काम करती नजर आती है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें, काफी लंबे समय से डिबेट डिस्कशन होता है तो कैसे इसको चेंज करना है, तो ये चीजें, या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात करें तो लॉ कमीशन इसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री हमारी जो है इससे रिलेटेड वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसके अंदर में ये बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है। और एक आर्टिकल जरूर याद रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 39A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप लोग डीपीएसपी बोलते हो, उसमें आप लोगों को देखने को मिलती है पार्ट 4 के अंदर में। नॉर्मली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक रहते हैं, तो डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यहां पर प्री इंडिपेंडेंट जो लॉ कमीशन थे वो स्टेब्लिश किए गए थे यहां पर कब, 1834 के अंदर में, तो ये आप लोग को यहां पर पता होना चाहिए। और उसके बाद में चार्टर एक्ट जो था यहां पर, ये याद रखना, बेसिकली ये फाउंडेशन है। चार्टर एक्ट था यहां पर, ये 1833 का, जो कि लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा यहां पर चेयर किया गया था उस टाइम पर और ये हमारे देश में लॉ कमीशन सिस्टम को यहां पर स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन किसके अंडर में था, ये मैकाले साहब के अंडर में था। इसके अंदर में आप लोगों को फुल टाइम चेयरपर्सन, इसी के साथ में कमीशन जो है उसमें आप लोगों को फुल टाइम मेंबर देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, और ये लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, जो कि एक्स ऑफिसियो, यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी हैं इस मिनिस्ट्री के अंडर में, वो एक्स ऑफिसियो इसके कमीशन के मेंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें तो आप लोग याद रखिएगा, पर आर्टिकल 39A ये जरूर याद रखिएगा। यहां पर आर्टिकल 39A जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग अपने देश के अंदर में जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो डीपीएसपी में यहां पर ये आर्टिकल काफी बड़ा रोल प्ले करता है,
तो इसलिए जब इस तरीके की कोई बात आती है तो उसके बारे में भी याद रखिएगा। प्रोविजन क्या है, ये सिटीजन को राइट देते हैं फ्री एक्सेस ऑफ द लीगल सर्विस, यानी कि जो लीगल सर्विस है उसका फ्री एक्सेस यहां पर मिल पाता है, ताकि हर एक इंसान को जो है वो न्याय मिल सके, उसके साथ में कुछ गड़बड़ न हो। इसी के लिए हमारे देश में एक कानून भी है जिसको आप लोग यहां पर लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट के नाम से जानते हैं, और ये कानून जो है वो है 1987 का। तो ये बेसिक है जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा। कोई डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो उसको छोड़कर आप लोगों को आगे जाना है, ठीक है। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। यहां पर ये जो पर्टिकुलर न्यूज है, यहां पर ये बात की जा रही है कैबिनेट कमेटी ऑन जो सिक्योरिटी है उसके द्वारा यहां पर क्या किया गया है, 90,000 करोड़ की एक मेगा डील जो है वो ब्रह्मोस के लिए यहां पर अप्रूव की गई है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो हेडेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इसी के साथ में यहां पर जो मेंबर है इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, इसी के साथ में मेंबर ऑफ होम अफेयर जो हमारी होम अफेयर मिनिस्ट्री है, इसी के साथ में फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर जो रहते हैं यहां पर, इसी के साथ में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो ये यहां पर मिलकर एज ए मेंबर के तौर पर रहते हैं, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको हेड करते हैं। तो हमारे देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैटर है उससे रिलेटेड यहां पर ये आप लोगों को कमेटी देखने को मिलती है। तो कैबिनेट कमेटी के बारे में कई बार क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं कि इसके अंदर में मेंबर कौन कौन होते हैं, या फिर इसको चेयर कौन करते हैं, और ये किस मैटर से डील करती है। तो हमारे देश की सिक्योरिटी से डील करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये बजट डिलीवर किया जाता है, ताकि कल को चलकर अगर कोई भी इस तरीके की दिक्कत हो हमारी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो झट मांगनी पट भी, यानी कि फाइनल डिसीजन आना चाहिए, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बॉडी आप लोग को इस तरीके से काम करती नजर आती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के देखने को मिलते हैं जब यहां पर इस तरीके की पॉइंट निकल कर आते हैं, तो ओके। यहां पर हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में जिसका नाम है वन स्टॉप सेंटर। कई सारी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों से पेपर में पूछी जाती है, डायरेक्टली पूछ लेंगे यार वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, और किस तरीके की स्कीम है, किस पर्पज के लिए स्कीम बनाई गई है, कब इसको लॉन्च किया गया था, और रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों है। अभी हमारे देश के अंदर में ये बोला गया है हमारे देश की जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी के द्वारा कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम के बारे में, कि ये स्कीम जो है 700 के करीब यहां पर आज की डेट में अक्रॉस द कंट्री फैल चुकी है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि महिलाओं के लिए काफी सपोर्टिव स्कीम है। अगर महिला को कोई भी वायलेंस देखने को मिलता है तो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड कराना, उसको पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, कानूनन सपोर्ट प्रोवाइड कराना, काउंसलिंग, या फिर अगर घर से निकाल दी गई है, कोई दिक्कत देखने को मिल रहा है, तो उसको एक शेल्टर यानी कि रहने के लिए कुछ टाइम तक टेम्परेरी सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। ये स्कीम हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लेकर आई गई। इसके मिनिस्टर कौन है वो तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें याद रखना यार, ये तो एक नॉर्मल है कि ऐसा नहीं कि आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट मिनिस्टर कौन है देश में ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी। स्कीम कैसी है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर मिलकर काम करेगी, और वन स्टॉप सेंटर जो है यहां पर ये फंडेड किया जाता है, कहां से, निर्भया फंड। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में दिल्ली जो गैंग रेप केस था, उसमें यहां पर फंड बनाया गया था उनके नाम पर। यहां पर जो लड़की आखिरी में अपनी आखिरी सांस लेते हुए सबको ये हिदायत देकर गई थी कि कहीं ना कहीं कि आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ में ऐसा इंसिडेंट न देखने को मिले। तो ये इंप्लीमेंट की गई थी 2015 में, और इसको यहां पर पॉपुलरली सखी के नाम से भी जानते हैं। सखी मतलब दोस्त, यानी कि एक तरीके से लड़कियों की फ्रेंड है ये स्कीम, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसमें टारगेट यह कहता है ऑल जो वुमेन रहती है इंक्लूडिंग बिलो 80, अगर 18 साल के नीचे की भी कोई अगर वायलेंस से अफेक्टेड लड़की है। 18 साल क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि 18 साल हमारे देश के अंदर में एक वैलिड एज है जिसमें शादी होती है और उसके बाद में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पर उससे भी नीचे जाकर ये काम कर रही है, ठीक है। कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मैरिटल स्टेटस, सबसे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें अगर कोई भी कहीं पर दिक्कत है तो इसके थ्रू यहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। 24/7 हेल्पलाइन है वुमेन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसकी वजह से यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, कैसी स्कीम है, कब लॉन्च की गई, क्या पर्पज है, तो स्कीम के बारे में ये बातें अगर आप लोगों की रहेगी तो क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में निकाल कर ले जाएंगे। तो ये आप लोग याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस समझ लेना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो मैक्सिमम मिलकर दोनों या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है। पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में वो पैसा भी शेयर करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक है जो कि पता होना चाहिए।
नेक्स्ट यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा एक पोर्टल जिसका नाम अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था कि भाई साहब ये पोर्टल क्या है, जिसको बोलते हैं CMPF। CMPF ये एक तरीका पोर्टल है। तो यहां पर आखिर क्या है पोर्टल, इसको बोलते हैं, आप लोग याद भी रखिएगा, कोल माइन प्रोविडेंट फंड। कोल माइन प्रोविडेंट फंड पोर्टल ये एक तरीके की वेबसाइट है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पोर्टल मतलब एक तरीका वेबसाइट, ठीक है। तो जो पोर्टल होता है यहां पर, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, ये और किसके लिए है, ये भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये भी याद रखिएगा। ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको आप लोग सीडैक बोलते हो, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में देखने को मिलता है, जो कि 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन स्कीम जो है वो पर्पज है बेसिकली सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए कोल सेक्टर के वर्कर्स के लिए। देखिए हमारे देश के अंदर में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आज भी कोयले से बनाई जाती है, तो कोयले के सेक्टर में काम करने वाले वर्कर को भी कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलनी चाहिए ताकि उनकी जिंदगी जो है वो कंफर्टेबल रहे। इसी के लिए यहां पर कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में आती है, जो कि 1948 में स्टैब्लिश की गई थी, जो कि यहां पर आप लोगों को बताया भी गया। तो इसके बारे में ये याद रखेगा कि कोयले के फील्ड में काम करने वाले लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाला, या फिर आप लोग बोल सकते हैं उनके जो क्लेम्स रहते हैं ऑनलाइन उनको सेटल करने का एक तरीका है, ताकि उनको भी कोई देखने वाला मिले। तो सी केयर पोर्टल आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री का है, क्या पर्पज है, क्यों स्टेब्लिश किया गया, तो ये बेसिक फाउंडेशन होता है किसी भी आर्टिकल का। देखो वैसे तो स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई सारी उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, पर लेकिन कुछ स्कीम्स दोस्तों ऐसी होती हैं जो कि इसलिए एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो न्यूज में आ जाती है। और चाहे न्यूज में आई गई स्कीम कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, ये गवाह है आप लोगों के पुराने क्वेश्चन की, उससे क्वेश्चन बनता है। ऐसी एक स्कीम है यहां पर, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज। तो यानी कि एक तरीके से यहां पर ये एक ऐसी स्कीम है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है और डिसेबल सेक्शन के लिए है। यहां पर इसके अंदर में जो डिपार्टमेंट है, इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, इन्होंने यहां पर मिस अप्रोप्रिएशन किया गया स्कीम के ग्रांट्स यानी कि फंड के साथ में, वो है ना कि इधर उधर पैसा कर देना, ऐसी हरकतें कर देना। तो इसके चलते FIR भी रजिस्टर की गई थी लगभग 56 ऑफिसर के जो डिपार्टमेंट के हैं और लगभग 22 NGO के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मिलकर काम कर रहे थे। पता चला 5-7 करोड़ रुपए आए हैं डिसेबल सेक्शन को एजुकेशन या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। इन्होंने क्या किया उनको दिखा दिया कि हाँ सपोर्ट खर्च कर दिया, पर ग्राउंड लेवल पर कुछ था ही नहीं। तो ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। तो यहां पर जो ऐसी स्कीम है, यहां पर ये यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए आज की स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम है। 2009-10 में इसको लॉन्च किया गया और ये रिप्लेस करती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। आप लोग सोच के देखो, मतलब वो नहीं कहते कि कीड़े पड़े ऐसे लोगों को जो डिसेबल बच्चों का एक तरीके से समझ सकते हैं, उनका एक जीवन, उनका बचपन, उनकी एक सपोर्ट छीन रहे हैं ऐसी हरकतें कर कर। एम यही था कि कैसे जो स्टूडेंट हैं डिसेबल सेक्शन के, उनको सेकेंडरी स्कूल के अंदर में किस तरीके सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। और ये सारा का सारा सिस्टम आता था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है हमारे देश के, इसमें जिसमें RMSA बोला गया था 2013 से, तो उसके अंदर में सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल रही थी। एजुकेशन एरिया एक ऐसा एरिया है, अगर वहां पर करप्शन होगा तो देश के रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, यानी कि देश जो है वो अपाइज होगा अगर एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट है, स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में रखना है, ठीक है। स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी आप लोगों ने से किस किस ने देखी है? वो एक ऐसी मूवी है जो कि इंसान की आत्मा को झंझोर कर रख देगी। होता क्या है, बच्चों को चोरी किया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़कर, उनकी आंखें फोड़कर उनसे भीख मंगवाई जाती है, तो एक बिजनेस यानी कि धंधा बन जाता है। तो उस तरीके की हरकतों को रोकने के लिए हमारे देश के अंदर में कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसमें से एक प्रोग्राम है घर, जिसको बोलते हैं गो होम एंड रीयूनाइट, यानी कि अपने घर जाओ और उसको रीयूनाइट किया जाए। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि आज की डेट में खो गए हैं, जिनको चोरी कर लिया गया है, तो उनको डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा और फिर रिस्टोर किया जाएगा, उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। दोस्तों ये एक ऐसा कमीशन है जो बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करता है, और ओनली उन बच्चों के अधिकारों के बारे में बात नहीं करता है जो गुम हो गए, ये उन बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करता है जो संविधान बच्चों के अधिकार प्रोवाइड कराता है, तो उनके बारे में भी यहां पर ये बात करता है। ये एक ऐसी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि इस बॉडी का मेन काम यही है कि बच्चों के लिए कहीं भी कुछ गलत होता है
तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिलेगा, चाहे बच्चों के साथ में रेप की बात हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात हो कि आर्टिकल 21A के तहत में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है पर वो प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को सामने नजर आएगी। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है ट्रैफिकिंग इन इंडिया के बारे में। आज की डेट में आप लोगों को एक बात याद रखनी है, हमारे देश के अंदर में हर एक चीज का आप लोग व्यापार कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं, पर इंसानों का व्यापार नहीं कर सकते। पार्ट 3 के अंदर में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसके अंदर में जो आप लोग को आर्टिकल 23 है, ये आप लोग को यहां पर याद रखना है, ये इस चीज को रोकने का काम करता है कि आप लोग ह्यूमन ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि इंसानों का व्यापार आप लोग नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है, अगर इंसानों का व्यापार होता है तो फिर क्या ही बच जाएगा। तो इसके चलते यहां पर बकायदा संविधान निर्माता भी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए आर्टिकल 23 आप लोग यहां पर याद रखिएगा। बच्चों से रिलेटेड पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, उसको प्रोटेक्शन करना, उसको इंप्लीमेंट करना। जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट है 2015 का, उसको इंप्लीमेंट करना। राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंप्लीमेंट करना। ये सारे के सारे काम करता है ये बेसिकली पर्टिकुलर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो गो होम किसका इनिशिएटिव है, क्यों है, सारी बातें आप लोगों को बता दी है। ओके, जब भी आप लोग किसी डॉक्टर की दुकान पर आप लोग जाओगे या मतलब डॉक्टर के स्टोर पर जाओगे तो आप लोगों को मान लीजिए कोई एक दवाई मांगनी है तो कहेगा ये मत लो, ये ले लो, ये ब्रांडेड है, दूसरा ब्रांड की दे देगा, सेम दवाई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर ऐसा नहीं कोई असली है कोई नकली है, सेम तरीके के सोल्ट इस्तेमाल करके एक ब्रांडेड दवाई है जो किसी ब्रांड के द्वारा प्रस्तुत की गई है, और एक कोई ब्रांडेड दवाई नहीं है, एक नॉर्मल कंपनी के द्वारा बनाई गई है। बस हाँ ये है कि उसकी कोई ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, ब्रांड को इमेज खराब होने की दिक्कत रहती है तो इसलिए वो उसको प्रॉपर केयर करता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये है बेसिकली औषधि केंद्र। तो औषधि केंद्र के बारे में बात की जा रही है। तो हमारे देश के अंदर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो यहां पर ओपन कर रही है कई सारे औषधि केंद्र, तो इसको लेकर यहां पर ये न्यूज में आया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप लोगों को यहां पर नॉर्मली पता होना चाहिए। और ये क्या है, जन औषधि परियोजना केंद्र हमारे देश के अंदर में, जिसमें अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है, वो दवाइयां जो कि बहुत ज्यादा ब्रांडेड और महंगी होती हैं, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये एक ऐसी स्कीम थी जिसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। क्यों? क्योंकि पीएम बीजेपी नाम इसका क्या रख दिया था, पीएम बीजेपी। ये स्कीम लॉन्च आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही थी, लॉन्च की गई 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। ठीक है, एम क्या था, हेल्थ केयर बेसिकली बजट जो था खासकर सिटीजन के लिए, जो कि एक तरीके से जेनरिक क्वालिटी की दवाई मिल सके, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत में। और इंप्लीमेंट करने वाला जो इंस्टीट्यूट जो है वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा, पीएसयू ऑफ इंडिया है यहां पर, जो कि इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह कि कैसे हम लोग जेनरिक दवाई लोगों को पहुंचाए, और कम से कम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर होते हैं एटलीस्ट वो तो जेनरिक दवाई ही लिखें, ये भी यहां पर मुद्दा देखने को मिला। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। अब ये तो हो गया, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे देश के अंदर में बनाना आज की डेट में फंडामेंटल राइट है, यानी कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारे देश के अंदर में 2011 में। इससे आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना फंडामेंटल राइट बना दिया था। आर्टिकल 19 के 1 के सी के अंदर में आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, फंडामेंटल राइट है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप लोग की कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टमेटिक वे में चल रही है, उसको सपोर्ट कौन करेगा, सरकार। कैसे? डीपीएसपी के थ्रू। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इसमें आर्टिकल 43B, यानी कि आर्टिकल जो 43B आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला यहां पर। तो ये एक तरीके का आप लोग का फंडामेंटल राइट भी बन गया और सरकार सपोर्ट भी कर रही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी आती कहां पर है? हमारे संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट है दोस्तों। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को स्टेट और तीसरे को कॉन्करेंट लिस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एंट्री नंबर 32 में देखने को मिलेगी स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो स्टेट लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसीलिए कई बार यहां पर क्रिटिसाइज किया गया था हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट को कि तुमने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री क्यों बना दी, क्योंकि ये तो स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव तो स्टेट के अंदर में होना चाहिए था। तो इसके चलते ये न्यूज में भी आया था। तो याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब इसको लेकर। हमारे संविधान के अंदर में आप लोगों को पता है पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी अब सारी की सारी संविधान का पार्ट है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके,
ये है बच्चों के बारे में बात। यहां पर बात की जा रही है किलकारी प्रोग्राम के बारे में। नाम से ही समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो किलकारी मारकर रोता है। सुना होगा ना आप लोगों ने, किलकारी मार रहा है हंसने की। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक तरीका सेंट्रलाइज इंसेंटिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम है, मोबाइल बेस्ड हेल्थ सर्विस है एक तरीके की, जो कि यहां पर अलग अलग 72 ऑडियो मैसेज जो है उसके थ्रू यहां पर ये प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर चाइल्ड केयर के बारे में बात करती है। और सेंट्रल के द्वारा होस्ट की जाने वाली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये एक ऐसी स्कीम है जो कि जो कि यहां पर फ्री सर्विस प्रोवाइड कराती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में। और करेंटली ये कई सारे स्टेट में इंप्लीमेंट भी की जा रही है। तो किलकारी जो है क्या हो गया, किलकारी जो है वो एक तरीका ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जच्चा और बच्चा की केयर करने का एक तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इवन इसके थ्रू यहां पर मोबाइल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मोबाइल एकेडमी, जिसमें 9 लाख के करीब आशा हेल्थ वर्कर हैं, तो उनको ट्रेन किया जा रहा है एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। और इसी के साथ में यहां पर सिजेरियन जो यहां पर आज की डेट में आप लोग को देखने को मिलता है ना, कई सारी जैसे एक जो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी होती है, तो यहां पर उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिजेरियन नहीं होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा कमाने के लिए सिजेरियन करते हैं। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसी स्कीम है जब से लॉन्च की गई है, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन बन चुके हैं। नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी कि पीएम सेवा निधि। ये क्या है, जो गलियों में सड़कों पर जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके बारे में बात करती है। तो यहां पर यह है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम सेवा निधि। सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें जो सड़कों पर काम करने वाले रेडी वाले डे बाय डे की वेज करने वाले लोग हैं, उनको यहां पर ये सब्सिडी में छूट देकर यहां पर लोन प्रोवाइड कराती है, ताकि उनकी जिंदगी में अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट थी खासकर कोविड-19 के टाइम पर, तो उनको एक सपोर्ट मिल सके, उनकी जिंदगी जो है वो रुके ना। तो इसके चलते यहां पर ये आप लोगों को स्कीम देखने को मिली। तो पीएम सेवा निधि जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो यहां पर इंटरेस्ट में सब्सिडी दी जा रही थी यहां पर 7%, अगर अर्ली पेमेंट कर देते हैं अपने लोन की, और आगे भी फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा अगर कोई इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है कोई जेन्युइन पर्सन। तो ये एक अच्छी तरीका था कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो दिक्कत में थे, तो इसके लिए आप लोग याद रख सकते हैं। ये यहां पर बात की जा रही है एक पोर्टल के बारे में। पोर्टल या फिर कोई स्कीम लॉन्च की जा रही है तो जनता के वेलफेयर के लिए, तो उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और मेनली क्वेश्चन बनते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है या किस पर्पज से लॉन्च किया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। एआई इंटीग्रेटेड ई जागृति पोर्टल जो है वो रिड्यूस करेगा जो केस पेंडिंग पड़े हुए थे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर में, ये सरकार ने बोला। और हमारे देश के अंदर में ये पोर्टल लॉन्च किया गया, खासकर ग्राहकों को एक अवेयरनेस फैलाने के लिए भी, और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आती है, तो इनका ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ई जागृति पोर्टल। दोस्तों ये एक इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं जनता के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट करेगा इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू। सिंपल भी है, फास्ट भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है उनका रिड्रेसल करने के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो इसके थ्रू यहां पर प्रोवाइड कराया गया। तो एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालने की सोची गई, इसलिए यहां पर ये पोर्टल सामने निकल कर आया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। ये पर्टिकुलर जो ये सिस्टम जो प्लेटफॉर्म यहां पर स्टार्ट किया गया, तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो भी केस चल रहे हैं, ई दाखिल मतलब किसी को ऑनलाइन केस अगर फाइल करना है, केस को मॉनिटर करना, कहां तक केस में क्या क्या चीजें चल रही है, एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया कि अगर कोई केस है आप लोग का, किसी ग्राहक को कोई दिक्कत देखने को मिली है, तो एक ही जगह उसके सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे, इधर उधर उसको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये है ई जागृति पोर्टल, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से सशक्तिकरण करने के लिए उनको अवेयर कराने का एक तरीका है ये, ओके दोस्तों। कई बार कई सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं, अगर उनके बारे में आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, और नहीं पता होगा तो अनकंफर्टेबल फील करोगे आप लोग यहां पर। जैसे ऐसी एक टर्म है अल्जाइमर, पता होगा सही है, नहीं तो दिक्कत में होगा जाओगे कि यार ये क्या आ गया, एग्जाम के अंदर में टर्म कहां से आ गई। एक ऐसी टर्म है डिमेंशिया, तो डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, ये ऐसी ही टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली मुद्दा क्या है, मुद्दा यहां पर एक ही, जो अल्जाइमर है ये एक तरीके का डिमेंशिया है। तो सर फिर डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया जो है वो एक तरीके की कहीं ना कहीं एक जनरल टर्म है, जो कि अगर किसी इंसान की जैसे एज बढ़ती है तो इंसान जो है वो कई सारी चीजें भूलने लगता है, कई बार डिसीजन लेने में जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, शरीर के अंदर में उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती चीजों को लेकर, तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी घट जाती है, चीजों को याद करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, चीजों को भूलने लगता है, चीजों को सोच नहीं पाता है,
तो ये एक तरीके की ऐसी बीमारी होती है नॉर्मली अगर बात करें डिमेंशिया। और एल्जाइमर क्या है, ये इसका एक टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रेन सेल रहती है वो श्रिंक होने लगती हैं, यानी कि सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ते सिकुड़ते उनकी डेथ तक हो जाती है ब्रेन सेल की। तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो डिसीज है डिस्कवर की गई थी यहाँ पर एक इंसान के द्वारा जिनका नाम था डॉक्टर एलियोज एल्जाइमर। तो यहाँ पर ये मेमोरी लॉस बेसिकली जो काम किया गया मेमोरी लॉस को लेकर, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया मेमोरी लॉस पेशेंट ब्रेन आफ्टर द डेथ। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर ये चीजें समझ में आई, तो इन्हीं के नाम से यहाँ पर ये फिर अल्जाइमर बीमारी के बारे में पता चला। ठीक है, यानी किसी ने उसके ऊपर स्टडी की और फिर पता चल गया। तो ये ऐसी चीज एक देखने को मिलेगी अल्जाइमर। अगर इंडिया के अंदर में बात करूं 10 में से एक इंसान जो है वो किसी न किसी तरीके से यहां पर इस प्रॉब्लम से जूझता हुआ नजर आता है। और इसके लिए वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यहां पर बताया गया कि अल्जाइमर कितनी बुरी कंडीशन क्रिएट करता है। अभी सर क्यों डिस्कस कर रहा हूं, अल्जाइमर कैन पास बिटवीन ह्यूमन इन रेयर मेडिकल कंडीशन। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया कि एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ये बीमारी पास हो सकती है। तो इसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। तो हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई आप लोगों से बात करे तो अल्जाइमर यहां पर ये इसके बारे में बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके लिए डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और वो डे किस दिन है वो आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से किस किस को इसके बारे में पता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब हमारे देश के जो इंडियंस हैं उनकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाला प्रोजेक्ट। तो इसका नाम है हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यहां पर बेसिकली पूरा नाम बोला जाता है इसका द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट। तो इसका नाम है THIP। अगर आप लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो THIP आ जाए लिखा हुआ तो समझ लेना। तो यहां पर यह बोला गया इसके अंदर में कि ये ज्वाइन करेगा वैक्सीन सेफ्टी नेट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो वैक्सीन सेफ्टी नेट है यहां पर उसमें ज्वाइन किया गया हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट के द्वारा। पर्पज क्या है यहां पर, पर्पज यह है कि लार्ज स्केल पर यहां पर ट्रेस किया जा सकेगा लोगों की हेल्थ के बारे में, और ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो ये एक तरीका ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि यहां पर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, खासकर वैक्सीन सेफ्टी के बारे में, इंडियंस लोगों से रिलेटेड डेटा रहेगा। और हमारे देश में पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो अगर ये इतना बड़ा सेक्शन को कवर कर लेता है तो WHO के लिए फायदा रहेगा, इतने सारे लोगों का डेटा उसके हाथ भी लग जाएगा। तो ये वैक्सीन सेफ्टी नेट क्या है अब WHO का, जिसको ज्वाइन किया है इंडिया के हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट ने। तो ये 2003 में स्टार्ट किया गया एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें वैक्सीन सेफ्टी वेबसाइट इवेल्युएट की जाती है WHO के द्वारा। आप लोगों को याद होगा कई सारी ऐसे आज की डेट में डिजिटल फ्रॉड देखने को मिलते हैं जहां पर फेक चीजें बेची जाती हैं, तो उसका एक पार्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हो। 47 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 47 मेंबर वेबसाइट इन 12 लैंग्वेज यहां पर प्रेजेंट की जाती हैं, ताकि एग्जैक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक प्रोवाइड कराई जा सके। वेबसाइट जो है वो सब्जेक्ट करती है एक तरीके से किस तरीके से चीजें चल रही हैं वैक्सीन को लेकर, और यहां पर अप्रूव करती है मेंबर को भी, ताकि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये देखने को मिलती है कि एग्जैक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो ये बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो बेसिक है और इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिएगा। ओके, आप लोगों ने कई बार एक बात सुनी होगी हेल्थ के बारे में कि इंसान का इम्यून सिस्टम जितना ताकतवर होगा वो इंसान उतना ही हेल्दी होगा। पर लेकिन सोचकर देखो कि इम्यून सिस्टम अगर इतना ताकतवर हो जाए कि वो जो है अपने आप को ही मारने स्टार्ट कर दे बॉडी को, तो कैसा रहेगा। इसी को बोलते हैं LUPS। तो लुप्स करके यहां पर ये एक तरीके का ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो खुद ही अपने ही टिश्यूज या फिर ऑर्गन को बर्बाद करने लगता है। और इसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, यहां पर शरीर के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो ट्रीटेड किया जाता है इसका अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर बात की जा रही है इम्यूनो सुप्रेशन, ये वाया एक ड्रग के थ्रू देखने को मिलेगा, जिसको यहां पर ये पर्टिकुलर ड्रग के नाम भी आप लोगों के सामने कई सारी दवाइयां हैं यहां पर जिनके थ्रू यहां पर यूज किया जाता है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हमारे ही शरीर के अंदर में कोई ऐसा सिस्टम है और हमारी ही किडनी को वो इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दे, हमारी ही बॉडी के दूसरे पार्ट को इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दे, तो ये मतलब हाइपर एक्टिव हो गया है इम्यून सिस्टम। और ये एक तरीके से ऐसा है, मतलब क्या समझा जाए कि आप लोगों ने कोई रोबोट बनाया और वो आप लोगों के खिलाफ जो है वो काम करने लग गया। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। सर इसका पता कैसे चलेगा कि ये बीमारी हम लोगों को देखने को मिलती है, तो यहां पर इसकी वजह से आप लोगों के जबड़े पर स्वेलिंग आने लगेगी, इसी के साथ में हेयर लॉस होने लगेगा, ज्वाइंट पेन होने लगेगा, एक्सट्रीम थकावट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने लगी, और स्किन पर रैशेस भी होने लगते हैं। तो ये ऐसी सिस्टम आप लोग यहां पर देख सकते हैं। डायग्नोसिस के बारे में बताया, पहले तो ब्लड टेस्ट करके इसके बारे में पता चलता है कि ऐसी कुछ बीमारी देखने को मिलती है,
और फिर इसको क्योर किया जा सकता है। तो इसके ऊपर में कई सारी रिसर्च भी देखने को मिलती है। CAR-T थेरेपी भी है यहाँ पर इसके बारे में जब आप लोग बात करें। और WHO यहां पर ये बोलता है कि ये मैक्सिमम आप लोगों को फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मेल के अंदर में ये बीमारी। तो ये भी आप लोग यहां पर इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं अगर कोई आप लोगों से इसके बारे में बातें करे तो। नेक्स्ट यहां पर जो हेल्थ से रिलेटेड न्यूज है यहां पर बात की जा रही है डिप्थीरिया के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें गले में इतनी दिक्कत हो जाती है कि सांस तक लेने में प्रॉब्लम यहां पर होने लगती है। तो ये बीमारी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और अगर बात करें इसके डिजीज के बारे में तो डिप्थीरिया जो है ये यहां पर इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारे देश के अंदर में 1980 से, जो कि कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कराया जाता है। और आज की डेट में भी कई सारी डेथ देखने को मिलती है, कई सारे लोगों की जान जाती है, खासकर कर्नाटका, केरला, तेलंगाना। तो यहां पर देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग इंसिडेंट आप लोग निकल कर आते हैं। और बच्चों के अंदर भी अंडर 5 जो एज रहती है उसमें देखने को मिलती है। गले में स्वेलिंग आने लगती है, कई बार ना इस तरीके से गला अटका अटका सा फील होगा, कफ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, दिल में भी दिक्कतें होने लगी, कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड भी आप लोगों को प्रॉब्लम निकल कर आएगी, फीवर होने लगेगा, तो कई बार ठंड लगने लगेगी। तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो WHO ने गाइडलाइन रिलीज किया भी कैसे मैनेज करना है। और नई रिकमेंडेशन जो है वो एंटीबायोटिक के यूज को लेकर भी है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक आज की डेट में ऐसा साधन हो गया है कि कुछ भी करो, अपना एंटीबायोटिक खा लो, सारी बीमारी का सोल्यूशन। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में देखने को मिलती है, जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। ओके, आप लोगों को ये तो पता होगा हमारे देश के अंदर में G20 मीटिंग हुई थी। ठीक है, G20 के हम लोग बेसिकली एक तरीके से चेयरपर्सन रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक हमारे देश के अंदर में अचीवमेंट देखने को मिला कि सक्सेसफुली हम लोगों ने G20 मीटिंग कंडक्ट कराई। और G20 में अफ्रीकन यूनियन भी एक मेंबर के तौर पर अभी यहां पर जुड़ गया है। तो कहने के लिए G20 है पर अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट बन गया है। उसी G20 की मीटिंग में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, जिसको GIDH बोला गया, इसका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था WHO की सपोर्ट से। तो उसको यहां पर अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। इंट्रोड्यूस किया गया था WHO के द्वारा और इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के द्वारा। ये मैनेज करेगा WHO से रिलेटेड जो नेटवर्क है, नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क। ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर के बारे में चीजों को कवर किया जाए और जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। जैसे कि कंट्री की जो नीड क्या है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, कंट्री के रिसोर्सेज को कंप्लीट करें। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स के बारे में बात की जा रही है और कवर करने के बारे में बात की जा रही है नॉलेज एक्सचेंज। तो इनको लेकर यहां पर ये काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा था, जिसके बारे में आइडिया रखेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। तो इस तरीके की न्यूज भी कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। खासकर हमारे देश का इनिशिएटिव देश में लॉन्च किया गया WHO के द्वारा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अच्छा, WHO जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है और कौन है आज की डेट में चेयरपर्सन, क्योंकि वो भी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, देखता हूं किस किस को याद है। तो ये था हमारा हेल्थ वाला सेक्शन, जिसकी न्यूज सारी मैंने अभी आप लोगों के सामने कवर की। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यहां पर दो न्यूज यहां पर काफी रिसेंटली न्यूज में रही। एक तो बहुत ही कॉमन है और दूसरी एक नई न्यूज है, तो इनको दोनों को कवर करते हैं, फिर अगले सेक्शन की ओर चलेंगे। ये जो न्यूज है इसके ऊपर आप लोग स्टार्ट लगाना, क्योंकि आप लोग को स्टार्टअप इंडिया के बारे में तो पता है अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हमारे देश के अंदर में स्टार्ट किया गया था 2015 में, कि जो भी नए नए स्टार्टअप है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर में स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट हो गया आज की डेट में। इन्होंने यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया, माइक्रो फाइनेंस, लो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की जा रही है और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बात की गई। तो इंडिया के द्वारा यहां पर ये अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कई सारे एग्जाम में, 16 जनवरी याद रखना नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा था और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इसको अनाउंसमेंट भी किया था, जिसकी वजह से ये और ज्यादा बूस्ट हो गई चीजें। इसी की कड़ी में एक कड़ी है यहां पर कि बीच साइड जो होता है हमारे देश के अंदर में, वहां पर स्टार्टअप को स्टार्ट करना। तो ये मैंगलोर के अंदर में होस्ट किया गया, जिसका नाम रखा गया बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, जिसको इमर्ज 2024 का नाम दिया गया। तो इसमें जो अलग अलग स्टूडेंट थे यहां पर, या फिर जो भी यहां पर इनोवेटिव आइडियाज के साथ में लोग थे, तो लगभग अराउंड 20 स्टार्टअप जो है उनको द्वारा शोकेस किया गया कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेटिव आइडियाज, ताकि यहां पर इसमें इंप्लीमेंट किया जा सके और कैसे चीजों को डेवलप किया जाए, तो उसके ऊपर में फोकस देने की बात की गई। सरकार के द्वारा बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं देश के अंदर में स्टार्टअप को लेकर, इसीलिए स्टार्टअप कल्चर हमारे देश के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो ये बेसिक है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, कोई भी डाउट इसके बारे में मत रखिएगा।
दोस्तों ये जो एक न्यूज ऐसी है जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि ये तो आप लोगों को मैक्सिमम हर महीने देखने को मिली जाती है, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात यहां पर देखने को मिलती है। कभी तो रेपो रेट को लेकर, कभी या कोई इसका डिसीजन आता है उसको लेकर यहां पर, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें याद रखना एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर में 6 मेंबर देखने को मिलते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इसको चेयर कौन करते हैं, और ऑप्शन दे रखा था फाइनेंस मिनिस्टर। तो याद रखना फाइनेंस मिनिस्टर चेयर नहीं करते हैं, इसको करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर है वो चेयर करते हैं। ये गवर्नर के द्वारा चेयर की जाने वाली वो बॉडी है जो कि बेंचमार्क रेट यानी कि रेपो रेट को डिसाइड करती है। और रेपो रेट क्या है? जब कोई भी बैंक देश के अंदर में यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, यहां पर उसको आप लोग रेपो रेट बोलते हो। और जब उसको रिटर्न करता है तो यहां पर आरबीआई से लेकर जाता है पैसा वापसी, मतलब आरबीआई को पैसा देता है, तो फिर यहां पर आप लोग उस पर रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट की कैटेगरी में डालते हो। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारे पर्टिकुलर एक कानून के तहत में जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बोला गया, उसमें सेक्शन 45ZB के तहत में इसको स्टैब्लिश किया गया। और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी एग्जाम में बने वो थे कि इसको किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो याद रखना उर्जित पटेल साहब की एक कमेटी अध्यक्षता में बनाई गई जिसमें रिकमेंड किया गया। फर्स्ट मीटिंग यहां पर इसकी जो देखने को मिली थी, तो यहां पर याद रखना ये था 2021 में, जिसके तहत में यहां पर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज की डेट में देखने को मिलती है। और इसका टारगेट क्या है, यहां पर ये 31st मीटिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम यहां पर चीजें चलती रहती है जिसमें यहां पर ये डिसाइड किया गया था कि ऐसा कुछ होना है। हालांकि ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कोई नहीं पूछ रहा। तो ये जरूर याद रखना यहां पर कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन उसको हेड करता है, किसके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया, किस एक्ट के थ्रू यहां पर ये बनाई गई है। और एक इंपॉर्टेंट जो कि स्टार लगाने वाली बात है, ये क्या करती है, इन्फ्लेशन में कम से कम इन्फ्लेशन 2 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 6 होना चाहिए, इसके बीच में इन्फ्लेशन रखना है, यानी कि 4 + -2 इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी है। ये आरबीआई का टारगेट रहता है यहां पर इसको लेकर। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर में बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ जो आप लोग याद रख सकते हैं। बात करूंगा यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या बातें हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में, जो कि यहां पर हमारे देश के अंदर में बोला जा रहा है कि 2026 तक अब ये काम करने वाला है। देखो कोई भी अगर फंड, कोई भी स्कीम अगर स्टार्ट की गई है और फिर उसको आगे लेकर चला जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये देखने को मिलेगा कि उस फंड से या फिर उस स्कीम से कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है। तो ये बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। तो जब भी कोई ऐसा फंड आता है, कोई ऐसा स्कीम आता है, तो उसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये वाला जो फंड है यानी कि ये वाली जो स्कीम है, इससे यहां पर फायदा हो रहा है और इसको आगे भी कंटिन्यू किया जा रहा है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। और देश में एनिमल्स को लेकर कई सारी दिक्कतें भी अभी देखने को मिली, तो उसके चलते भी आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर फंड क्या है या फिर पर्टिकुलर स्कीम क्या है। तो मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे। ठीक है, जानते हैं यहां पर सबसे पहले तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये एक तरीके की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मैंने बताया आप लोग कैसी होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देती है और इंप्लीमेंट मिल बांट कर लेते हैं स्टेट वगैरह भी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है यहां पर, ये हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरिंग के अंडर में आप लोग को देखने को मिलेगी। मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बता देना। ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये फैसिलिटेट करती है, इंसेंटिवाइज करती है और इन्वेस्टमेंट करने का काम करेगी डेयरी प्रोसेसिंग या फिर यहां पर वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, और मीट प्रोसेसिंग या फिर दूसरे चीजों के अंदर में भी, और एनिमल फीड प्लांट के बारे में भी यहां पर बात किया जाता है। यानी कि पूरा फोकस ये रहना है कि एनिमल के लिए किस तरीके से हम लोग को अच्छे रिजल्ट लेकर आने हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एक किसान अगर खेतों में खेती बाड़ी करता है तो एनिमल जो रखता है वो उसका धन माना जाता है। जैसे किसान का धन होता है बेसिकली एनिमल, तो अगर किसान का एनिमल अगर बीमार होगा तो किसान को दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर कई बार खेतों से कुछ उसको अच्छी कमाई नहीं होती है तो ऑल्टरनेटिव एनिमल उसके सामने निकल कर आते हैं। तो ये बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसके चलते कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में। तो 2026 तक का यहां पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट किया जाएगा इसके लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जानवर हैं उनको भी फायदा पहुंचा जा सके। मिलकर काम करेंगे, कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो मिलकर काम कर सकता है, प्राइवेट कंपनी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर यहां पर काम करते हुए आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके,
अगर किसान परिवार से आते हैं और कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बीमारी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डाले हमारे देश के एग्रीकल्चर के ऊपर भी। और यहां पर पड़ोसी देश में भी अगर ये बीमारी हो तो चांसेस हो सकते हैं कि हमारे देश में भी आ जाए। ऐसी एक बीमारी है जिसका नाम है व्हीट ब्लास्ट। व्हीट ब्लास्ट जो है एक फंगल डिजीज है जो कि गेहूं की खेती में देखने को मिलती है। और आप लोगों को याद होगा करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि चावल के बाद में, राइस के बाद में सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो हमारे देश के अंदर में बेसिकली जो खेती है वो है व्हीट यानी कि गेहूं की। तो उसके अंदर कोई बीमारी लगती है तो बहुत सारे लोगों की फूड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। और ये जो बीमारी है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है, यानी कि हमारा देश भी इसके अंडर में आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ जाती है। ठीक है, इसको किसकी वजह से देखने को मिलता है तो शॉर्ट फॉर्म में बोले तो MOT आप लोग याद रख लीजिएगा। MOT का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है जिसकी वजह से यहां पर ये देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं यहां पर ये है मैग्नापोर्थे और ये है बेसिकली प्रोटोटाइप ट्राइटियम। तो शॉर्ट फॉर्म में मौत आप लोग याद रखना कि गेहूं की खेती को मौत आ जाती है ऐसे आप लोग यहां पर इसको याद रखना, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा ना कुछ छोटी मोटी बातें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी जिसके बेसिस पर आप लोग बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये एक तरीका फंगल बीमारी है। कोई आप लोगों को बोले बैक्टीरियल है, वायरल है, तो फंगल बीमारी देखने को मिलेगी। और पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया ब्राजील के अंदर में। कहां पर बोला मैंने, ब्राजील के अंदर में। ब्राजील कहां पर है, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर है। यहां से आप लोग आएंगे तो ये है ब्राजील साउथ अमेरिका में आप लोग को देखने को मिलेगी ये कंट्री। यहां पर ये बीमारी आइडेंटिफाई की गई। हमको क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि ब्राजील से एशिया में भी ये एंट्री कर चुकी है। 1984 में ब्राजील में थी, फिर यहां पर 2016 में ये आप लोगों को देखने को मिली बांग्लादेश के अंदर में। और ये इसके चलते यहां पर दिक्कत में आप लोगों को नजर आएगा। और हम लोग क्यों दुखी रहते हैं इसको लेकर, रिसर्चर के द्वारा बोला गया है कि ये कहीं ना कहीं 13% तक जो गेहूं की पैदावार है वो बढ़ा देगी। तो सोचो कि कितने सारे लोगों को दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब क्या है बेसिक बातें आप लोग ध्यान से सुनिए। इंडिया का प्राइमरी क्रॉप है यहां पर ये मोटे अनाज में अगर बात करेंगे आप लोग यहां पर कैसी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। तो हमारे देश के अंदर में जायद, रबी और खरीफ क्रॉप होती है। तो उसमें रबी क्रॉप है, इसके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए, टेम्परेचर, ये कई बार आप लोगों को एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगर बात करूं आप लोगों से हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, बेसिकली हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उन एरिया के लिए तो दिक्कत वाली है, खासकर जहां पर आप लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। तो ऐसी बीमारी को फोकस देना जरूरी है जिसके बारे में आप लोग को याद रखना है। ठीक है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, किसके बारे में, बीमारी के बारे में, दिक्कत क्या क्या है सारी बता दी, कंफ्यूजन आना नहीं है। ओके, अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो क्या है इंपॉर्टेंट इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में। अगर कभी भी कोई चीज फर्स्ट टाइम होती है तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। हमारे देश के अंदर में एक स्टडी की गई स्नो लेपर्ड के बारे में, यानी कि ये जो लेपर्ड है ये एक बिग कैट फैमिली में आता है। हमारे देश के अंदर में स्नो लेपर्ड जो है अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। तो काउंट किया गया तो 718 मिले। 718 में खासकर लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जहां पर बर्फ पाई जाती है वहां पर स्नो लेपर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साइंटिफिक नेम जो है ये पैंथरा यूनिसिया, ये कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। ये माउंटेनियस रीजन में सेंट्रल और सदर्न एशिया के अंदर में देखने को मिलता है। और इनकी जो कंडीशन है जिसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये है वनरेबल कैटेगरी में आता है, IUCN में, CITES में आता है अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है 1972 के शेड्यूल 1 में, जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था बताइए जरा, देखो तो सही। ऐसे ही प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया गया था 2009 में। 2013 में ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम देखने को मिला। और इसी के साथ में हिमालय संरक्षक, ये कम्युनिटी के द्वारा वॉलंटियर प्रोग्राम चला गया यहां पर। तो ये भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम स्नो लेपर्ड के बारे में है, तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में आ गया था। जो सर्वे किया गया उसका नाम आप लोग को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम है SPAI, मतलब क्या है इसका, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो ये प्रोग्राम करके यहां पर लॉन्च किया गया। तो इस प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर में ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज की गई, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड के बारे में। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उसके साथ में मिलकर यहां पर ये चीजें जो है ये प्रेजेंट की गई। तो स्नो लेपर्ड के बारे में पता होगा तो संख्या बढ़ रही है, घट रही है, इससे ये पता चल जाता है कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है।
ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम के बारे में बात करें तो टोटल रफली पॉपुलेशन ये मानी जाती है कि दुनिया भर में लगभग 4000 से लेकर 6500 तक आप लोगों को इनकी संख्या देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग बेसिक आइडिया आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें और इसके बाद में यहां पर रामसर साइट का जिक्र ना आए तो कोई मतलब नहीं है। रामसर साइट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एक कन्वेंशन है जो कि ईरान की सिटी रामसर में देखने को मिला था। यहां पर कोशिश की जाती है कि कैसे जो लेक हैं, जो नदियां हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। तो हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब थे उनके द्वारा बोला गया कि रामसर साइट के अंदर में और 5 साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तमिलनाडु, दूसरी कर्नाटका, तीसरी फिर तमिलनाडु, चौथी फिर कर्नाटका, पांचवी फिर कर्नाटका, यानी कि टोटल 5 नई रामसर साइट जो है वो ऐड की गई। उनमें से आप लोगों को यहां पर 3 कर्नाटका से देखने को मिलेगी और 2 तमिलनाडु से, जो कि यहां पर ऐड की गई। और हमारे देश में इनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो जाती है वो आप लोग समझ सकते हैं। और ये कार्यक्रम आप लोग को देखने को मिला था कब? ये 2 फरवरी, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रामसर साइट किसके नाम से निकल कर आता है? मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रामसर सिटी दिखाने की, ये जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ध्यान से देखते हुए चलिएगा ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए, ठीक है। ये देखिए, पहले आप लोग अपने देश के बारे में देखिए ताकि आप लोग समझ सके। ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से ये हो गया ईरान। ईरान के ऊपर आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है तेहरान। तेहरान के ऊपर है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में यहां पर ये रामसर सिटी है, एग्जैक्ट जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, दिख रहा है ये। तो ये है बेसिकली रामसर सिटी, जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को क्लिक किया, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है कैस्पियन सी के पास में। तो यहां पर एक कन्वेंशन हुआ था जहां से इसका नाम निकल कर आता है। और ये पिलर पर काम करती है, 3 पिलर पर, कि कैसे हम लोग ऑल द वेटलैंड जो है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाइजली यूज कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं रामसर साइट के तौर पर, और कोऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांस बाउंड्री जाकर, ताकि यहां पर जो वेटलैंड है यानी कि जो नदियां हैं, झील है, उनको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। कुछ बेसिक बातें अगर याद रखनी है तो सुंदरवन वेटलैंड हमारे देश के अंदर में वेस्ट बंगाल में है, सबसे बड़ा है एरिया वाइज अगर बात करोगे। वेमनाद जो कोल वेटलैंड है केरला के अंदर में दूसरे नंबर पर है। चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर में तीसरे नंबर पर है। इसके साथ में यहां पर 2 और दे रखे हैं, एटलीस्ट 3 याद रखेगा। इसी के साथ में स्मॉलेस्ट रामसर साइट जो है ये है रेणुका वेटलैंड, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर में 0.2 ओनली एरिया स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। ओल्डेस्ट रामसर साइट चिल्का लेक है 1981, और कैलेडियो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा राजस्थान, ये बेसिकली 1981। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसके ऊपर में आप लोग याद रखेगा, ठीक है। वैसे इसको कैलियो देव बोलते हैं, ठीक है। तो हल्का सा याद इसके बारे में रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी तमिलनाडु के अंदर में एक नई यानी कि 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ऐड हो गई है। इसका नाम याद रखिएगा, यह है थंथई प्रियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर बात करूं हमारे देश के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनकी संख्या दिसंबर 2021 तक 564 के करीब यहां पर हुआ करती थी, जिनका एरिया कंट्री का लगभग 3.73 के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता था। पर इनकी संख्या जो है वो आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं यहां पर बढ़ गई है। तो यहां पर रिसेंटली जो प्रपोज की गई यहां पर ये वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए बेसिक पर्पज क्या होता है? बेसिक पर्पज ये रहता है कि अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर बढ़ा रहे हैं अपने देश के अंदर में, तो जिस एरिया में यहां पर इनका नाम आ रहा है उसमें और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात होती है। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके अच्छे लेवल पर यहां पर, उसके चलते आप लोगों यहां पर इस तरीके की चीजें ऐड की जाती हैं। तो ये जो यहां पर हो गई है अभी यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी बारगुर हिल। बारगुर हिल है यहां पर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर में, जिसका नाम है इरोड डिस्ट्रिक्ट। वहां पर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, जहां पर ये आप लोगों के सामने ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिल रही है, एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। कैचमेंट एरिया, जो कैचमेंट एरिया है नदी का, वो है पालार रिवर। तो ये भी आप लोग हल्का सा याद रखिएगा। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता क्या है यहां पर, ठीक है। ये ओल्डेस्ट के बारे में बात की जा रही है, अभी तमिलनाडु में है 1796 में। यहां पर एक बात याद रखिएगा, हमारे देश के अंदर में अगर कोई ऐसे प्रोटेक्ट करना है कोई एरिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके तहत में हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर हो जाता है, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पर्पज क्या रहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, कल्चर को मेंटेन किया जा सके, और नेचुरल रिसोर्सेज को कोई दिक्कत न देखने को मिले। तो ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा किसके बारे में, ये हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नेशनल पार्क दे बेसिकली कंजर्व करते हैं नेशनल इन्वायरमेंट और प्रोटेक्शन करते हैं ह्यूमन इंटरफियर। पर लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ये हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ब्रीडिंग सिस्टम को प्रमोट करने का काम करता है, ताकि उनकी संख्या जो है वो बनी रहे। तो ये सिस्टम आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो इसके बारे में हल्का सा याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो अगर चीजों को आप लोग एक बार समझ लोगे तो फिर आप लोग उसको याद भी रख पाओगे, और याद रख पाओगे तो फिर इस तरीके से अगर जब क्वेश्चन बनता है तो आप लोग ये रहोगे कि हाँ यार ये पढ़ा हुआ है कहीं पर, और फिर ऑप्शन सामने रहते हैं तो देखकर आंसर भी लगा पाते हो फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है टोर्टोइस के बारे में, कछुओं के बारे में। और कोई कछुआ था जिसका नाम था यहां पर अल्दबारा, तो ये लगभग 600 साल पहले गायब हो गया था, फिर से यहां पर मेडागास्कर वाली रीजन में देखने को मिलने लगा है, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गया है। सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज है लैंड पर टोर्टोइस की इन द वर्ल्ड में, अल्दबारा जो बोलते हैं यहां पर। ये लीव करते हैं लगभग 100 साल तक। कछुए की जिंदगी काफी लंबी होती है, ठीक है। हाथी की जिंदगी कितनी होती है बताइए जरा। तो यहां पर ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन टोर्टोइस की आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, काफी लार्ज स्केल पर। और जो इंपॉर्टेंट है IUCN में वनरेबल और CITES में अपेंडिक्स सेकंड में है, यानी कि दिक्कत नहीं है ज्यादा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, जो मेडागास्कर को अगर आप लोग देखोगे तो इंडियन ओशियन के अंदर में एक आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। ये एग्जैक्ट आप लोग लोकेशन यहां पर देख सकते हैं, ये मेडागास्कर हो गया आप लोगों के सामने, ठीक है। एग्जैक्ट ये पर्टिकुलर कंट्री होगी। इसी के नाम पर यहां पर मोजाम्बिक्यू चैनल है, इसके बराबर में मोजाम्बिक्यू कंट्री है, तो इसके नाम पर मोजाम्बिक्यू चैनल है। ये यहां पर आप लोग याद रखिएगा, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में। जो फ्रांस का एक आइलैंड है रीयूनियन आइलैंड, और ये है मॉरिशस यहां पर। और एक ऐसा देश जो कि हमारे सर में दर्द किए हुए है, उसको भी आप लोग देख लो, ये है मालदीव, ठीक है, जिसके बारे में अभी काफी ज्यादा न्यूज भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये है कुछ बेसिक बातें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा ने गुप्तेश्वर जो यहां पर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, उसको 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर यहां पर बेसिकली डेवलप करने की बात की जा रही है। बायोडायवर्सिटी जो हेरिटेज साइट है उसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखेगा, ये एक ऐसा यूनिक इकोलॉजिकली फर्जाइल एरिया होता है जो कि रिच आप लोग को देखने को मिलेगा अलग अलग चीजों की वजह से। उड़ीसा के अंदर में 4th बायोडायवर्सिटी जो हेरिटेज जो साइट है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले ऑलरेडी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये है, तो इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो हल्का सा याद रखिएगा 4th नंबर की अभी ऐड की गई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बाकी अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उड़ीसा ने डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है इसको डिक्लेयर करने के लिए, तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। दुनिया भर में कई सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें अलग अलग चीजों को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। रिस्टोर मतलब कुछ खराब हो गया उसको सही कर लेते हैं। तो यहां पर UN वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि लीड किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के द्वारा, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं FAO इनके द्वारा मिलकर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा UN वर्ल्ड रिस्टोरेशन प्रोग्राम कौन एक लेकर चलता है, तो ये लेकर चलते हैं एम क्या है, जहां पर कोई चीज पहले थी और वो खत्म हो गई है किसी रीजन की वजह से, तो उसको फिर से लेकर आना सिस्टम के अंदर में। एक तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट है क्या यहां पर कि एक तरीके से गोल ये है कि स्टॉप करना, प्रिवेंट करना और रिवर्स करना अगर कहीं पर कोई डिक्लाइन हो रहा है इकोसिस्टम, ये याद रखिएगा। इसमें 7 इनिशिएटिव है यहां पर, ये फॉरेस्ट को लेकर, ठीक है, इंडस को लेकर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है आइकॉन, ये है एनिंडियन, ठीक है। तो ये सोशल मूवमेंट देखने को मिलेगा। श्रीलंका के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर एक है TL, ये पर्टिकुलर एक तराई आर्क लैंडस्केप वाला रीजन देखने को मिलेगा। अफ्रीका के एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है। मतलब जहां जहां पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई हैं, उनको फिर से रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर मिशन के तहत में। तो इसलिए ये मिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। देखो आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है अगर कहीं कोई ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगर कोई देश जो है वो अपना आप ही चीजों को रिकवर कर ले रहा है तो बड़ी अच्छी बात है यार, ऑल द बेस्ट। पर लेकिन अगर किसी के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो फिर यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आती है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, और इसीलिए यहां पर ये आप लोगों को चीजें फिर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसका जिम्मेदारी या फिर बोलो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हाँ यार इसको कंप्लीट करते हैं, तो उसके चलते यहां पर ये सारी चीज देखने को मिल रही है। ये क्या है, ये यहां पर एक नाम जो दे रखा है, ये ग्रासलैंड वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका के अंदर में। तो इसको भी एक तरीके से रिस्टोर या फिर प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो जहां जहां पर जो डिग्रेडेड है ये बोल रहे हैं हम उसको सपोर्ट कर प्रिजर्व करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट यार, अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ नजर यहां पर हम लोग डालते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहां पर कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके ऊपर नजर डालते हैं क्योंकि साइंस एंड टेक का पोर्शन भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म आप लोगों के सामने लिखी है जिसका नाम है INTRANS SE प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आया, आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ है जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आगे लेकर चलने वाली मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉर्मली आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हो। ये INTRANS क्या है यहां पर,
इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन। ये बेसिकली सिस्टम है जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर। तो ये सामने निकल कर आया, एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है कई सारी चीजों को लेकर हमारे देश के अंदर में, जो कि सिनर्जी एक लेकर आएगा। सिनर्जी का मतलब क्या है? मिलकर काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलकर काम करेगी आईआईटीज के साथ में, आईएससी के साथ में, आईआईएम के साथ में, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे सीडेक हो गया हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो उनके साथ में मिलकर एक अम्ब्रेला प्रोग्राम यहां पर ये चला रहे हैं, जिसके चलते हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि आने वाले टाइम में यहां पर काफी इफेक्टिव रहेगा, ग्राउंड लेवल पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हूं यहां पर नजर आएगा। तो ये एक तरीके कॉन्फ्रेंस आप लोग बोल सकते हो, जो कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंटेलिजेंट हो, यानी कि कोई गाड़ी अगर जा रही है तुरंत अपने आप ही वहां पर उसकी सारी नंबर, सारी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, अगर कोई जा रहा है यहां पर, सारी चीजें एक तरीके से आप लोग कनेक्ट करके रखोगे सिस्टमेटिक वे में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हाईटेक प्रोग्राम के थ्रू कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से डेवलप किया जा सके, और लोगों के लिए एक सुखद माहौल देखने को मिले जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करें। फर्स्ट फेज था 2009 से लेकर 12 तक का, सेकंड फेज 2019 से लेकर 21 तक का। अभी देखते हैं आगे चीजों को कैसे लेकर चला जाना है। विकसित भारत में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो शानदार होना चाहिए, तभी आप लोग उसको विकसित भारत की कैटेगरी में रखोगे, है कि नहीं। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है नासा के बारे में। नासा कौन है? यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारी प्यारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इनकी नासा है। इसने अभी यहां पर सुपर अर्थ खोजा है, जिसको बोला है हैबिटेबल है, यानी कि रहने लायक है। और यहां पर इसकी डिस्टेंस 137 लाइट ईयर बताई गई है। जैसे नहीं किलोमीटर में हम लोग धरती की दूरी नापते हैं, ऐसे लाइट ईयर में नापी जाती है। एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर है, जाकर सर्च करना, मुझे बताना, ठीक है। किसके थ्रू यहां पर इसको चेक किया गया है? तो इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टिस, मतलब ये एक तरीके ट्रांजेक्टिंग एक्सोप्लैनेट, ये सर्वे सैटेलाइट सिस्टम मिशन लॉन्च किया गया था इनके द्वारा, जो कि यहां पर काम करता है काफी शानदार तरीके से। और ये केपलर जो स्पेस टेलीस्कोप था उसका एक नेक्स्ट वर्जन देखने को मिला था। ये स्पेस एक्स के साथ मिलकर यहां पर इसको लॉन्च किया गया था, जो कि यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है यूएसए के अंदर में, कैप जिसका नाम है यहां पर कानेवर। तो यहां से इसको लॉन्च किया गया और यहां पर मेन मिशन जो था वो कंक्लूड हो गया था, पर लेकिन फिर भी ये शानदार तरीके से काम कर रहे हैं और कई सारी इंफॉर्मेशन और यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इसलिए याद रखिएगा कि यहां पर इसने बोला है कि एक और पृथ्वी है जो कि रहने के लायक है और उसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो किसने खोजा है, किसकी एजेंसी है और कौन सा प्रोजेक्ट है? तो बेसिक है ये साइंस एंड टेक के अंदर। हमारे देश के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर रिसेंटली पृथ्वी विज्ञान, ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिसके चलते इनहेंस किया जा रहा था रिसर्च को देश के अंदर में, खासकर वेदर, क्लाइमेट, ओशन या पोलर रीजन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये प्रोग्राम है। आगे आने वाले टाइम में ये याद रखना, 21 से लेकर 26 तक आप लोग इसको याद रख सकते हैं। पर्पज ये है कि अर्थ पर जो भी इंसिडेंट या दिक्कतें देखने को मिलती हैं उनका सबका सोल्यूशन एक जगह आ जाए, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी विज्ञान रखा गया। तो ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग समझ सकते हैं। ओके, एक प्रोग्राम इसरो के द्वारा स्टार्ट किया था, ये जरूर याद रखना, इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2024 में। यहां पर ये बेसिकली प्रोग्राम है, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए गए थे। तो यहां पर हर साल ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या रहता है जो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो युवक रहते हैं, जो यंग बच्चे रहते हैं, उनको विज्ञान के फील्ड में इंक्लूड करने की बात की जाती है, ताकि उनको यहां पर एक तरीके से आने वाले टाइम में, जैसे लोग बोलते हैं मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे क्या बनना है, तो वो बोले मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो यहां पर ये जय विज्ञान, जैसे आप लोगों को पता है ना, जय विज्ञान, इसी के साथ में जय अनुसंधान, तो इसके ऊपर में फोकस किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस ये बच्चों तक, यंग बच्चों तक पहुंचाई जा सके। तो इसके चलते यहां पर ये 8th स्टैंडर्ड से यहां पर इसके अंदर में बच्चों को लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां से फाउंडेशन रहेगा तो अच्छा चलेगा। तो इसरो का एक शानदार इनिशिएटिव, सैल्यूट करने वाला, जिसमें बच्चों को सही डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है। डिफेंस के बारे में बात करते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएंगे, कुछ न्यूज है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट पूछ लेंगे MQ-9 ड्रोन क्या है। इंडिया परचेज कर रहा है MQ-9 ड्रोन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो इसके चलते न्यूज में है अनमैन्ड है, इंसान की जरूरत नहीं है। मैरीटाइम फोकस विजन को आप लोग देख सकते हैं, जो वर्जन रहेगा यहाँ पर, समुद्र की रक्षा भी कर सकता है। स्काई गार्जन, प्रीडेटर भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड और लो एंड्योरेंस, लंबे समय तक टिक सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मिशन है जो कि यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर चीजों की देखभाल कर सकता है, आसपास वाले एरिया की ध्यान रख सकता है। तो इसका जो फ्यूल है, बेसिकली फ्यूल कैपेसिटी, वो यहाँ पर 2721 किलोग्राम है यहाँ पर, ठीक है।
तो इसका एक तरीके से एक अच्छा एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, एंटी सरफेस जो वॉरफेयर के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, यानी कि काफी फायदा आप लोगों को ये पहुंचाएगा अगर डिफरेंट डायमेंशन में हम लोग इसको देखकर चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं। कल को चलकर अगर क्वेश्चन बन जाए तो एटलीस्ट आप लोगों को अगर आइडिया रहेगा तो आप लोग डाउट में नहीं आओगे कि अच्छा ये कैसा सिस्टम है जो हम लोगों ने यूएसए से खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडियन नेवी के द्वारा डिक्लेयर किया गया 2024 ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, यानी कि नेवी जो है वो सिविलियन के साथ में कनेक्ट करेगी और उसके इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगी। क्या क्या हिस्ट्री रही है नेवी की वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके साथ में यहां पर कनेक्ट कर सके, अच्छे लेवल पर यहां पर काम किया जाएगा। तो ये इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव है यहां पर। ठीक है, तो नेवी डे जो है ये आप लोगों को पता है, याद रखना 4 दिसंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहां पर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वायु शक्ति, ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। यहां पर एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है ये आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर पोखरण के अंदर में, अभी यहां पर जैसलमेर के अंदर में, जिसके अंदर में एयरफोर्स जो है हमारी बेसिकली याद रखिएगा वायु शक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन अभी यहां पर है आर्मी के साथ मिलकर एयरफोर्स के, ताकि कल को अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो काम हो सके। तो इंडियन एयरफोर्स की है वैसे एक्सरसाइज, ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर MQ-9 ड्रोन के बारे में बात की, ऐसे ही चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में याद रखिएगा। ये भी यूएसए की आर्मी का हेलीकॉप्टर है जो हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी रिसेंटली दिक्कत हो गई थी पर फिर भी सेफ लैंडिंग हो गई हेलीकॉप्टर की, तो इसके चलते न्यूज में आया था पंजाब के अंदर में। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सामान को ले जाने लाने, इवन यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काफी एक अच्छा काम करता है, अच्छी खासी स्पीड के साथ में उड़ सकता है। एक हैवी एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं बैक एंड सपोर्ट पर काम करने वाला सिस्टम है ये, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक एक्सरसाइज है यहां पर जिसका नाम है एक्सरसाइज दोस्ती। तो एक्सरसाइज दोस्ती जो है वो इंडिया और मालदीव के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से यहां पर ये भी न्यूज में थी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो डायरेक्ट दो कंट्री के बीच में रिलेशन कैसे हैं तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहां पर 16th एडिशन आप लोगों को यहां पर इसका देखने को मिल रहा था। 1991 से चीजें चल रही थी यहां पर, तो हल्का सा अगर याद रखो तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज धर्म गार्जन ये जरूर याद रखना, इंडिया और जापान के बीच में एक रिलेशन दिखाती है यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ज्वाइंट इंडिया और जापान के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज है यहां पर, ये 5th एडिशन यहां पर आप लोग इसका देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मालाबार हो गया, जिमेक्स हो गया और इसी के साथ में सिन्यू हो गया। ये इंडिया और जापान के बीच में अलग अलग लेवल पर आप लोग को एक्सरसाइज देखने को मिलती है, जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में भी आप लोग रख सकते हैं। क्या क्या न्यूज है मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये कई बार न्यूज में रहता है, तो इसके चलते ये फिर से न्यूज में था। यहां पर ये फर्स्ट टाइम 1987 में ये देखने को मिला। और नॉर्मली कहां पर होता है, ये सूरजकुंड है बेसिकली हरियाणा के अंदर में, तो वहां पर आप लोगों को ये मेला देखने को मिलता है। कल्चर को लेकर काफी लार्ज स्केल पर यहां पर काफी एक तरीके से आप लोगों को नहीं एक डाइवर्स नेचर अपने देश का देखने को मिलेगा। फेयर जो है ये अपग्रेड कर दिया गया इंटरनेशनल लेवल का 2015 से। अब ये एक अच्छा खासा मेला रहता है जिसमें लगभग 20 से 30 कंट्री हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कल्चर को शोकेस करने का एक शानदार तरीका है हमारा। ठीक है, कल्चर में बात की जा रही है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इनिशिएटिव है जिसके बारे में याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर में ये लॉन्च किया गया था 2023 में, ताकि हम लोग अपने देश के अंदर में अच्छे लेवल पर बहुत सारी चीजों को लेकर चल सके और आप लोगों के मन में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको लेकर आप लोग याद जरूर रखिएगा। एलोरा और एजेंटा का जो बेसिकली स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च की गई थी 2015 में। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो एक तरीके से और कल्चर मिलकर यहां पर काम करते हैं ताकि देश के अंदर में टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो एलोरा एजेंटा को स्वदेश दर्शन स्कीम का पार्ट बनाया गया। एलोरा और एजेंटा के बारे में आप लोगों को पता ही है, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं कि महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, ये भी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ठीक है, इनका ड्यूरेशन बता रखा है किस किस ड्यूरेशन की है यहाँ पर। इसी के साथ में कल्चर की इनकी इंपोर्टेंस आप लोग याद रखिएगा, खासकर जब आप लोगों से पूछे जाते हैं यहाँ पर। इसमें आप लोगों को हिनायाना फेस और महायाना फेस देखने को मिलेगा, पर लेकिन जो फेमस चीज है एलोरा के बारे में वो याद रखना, हिंदू बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल आप लोगों को मिक्सचर देखने को मिलते हैं इसके अंदर में, जिससे कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाता है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है BAPS बूचानुवासी अक्सर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, ये संस्था है बेसिकली। ये एक पर्टिकुलर टेम्पल जो है, ये एक हिंदू टेम्पल अभी इनोग्रेट किया गया दुबई के अंदर में।
तो बहुत ही ज्यादा न्यूज यहां पर इस टेंपल ने बटोरी, क्योंकि हिंदू टेंपल एक मुस्लिम लीडर ने इसके लिए जमीन दी और दुबई के अंदर में यहां पर इसको इनोग्रेट किया गया, जो कि अपने आप में एक मुस्लिम कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में यहां पर आ गया था। तो यहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आज की डेट में कल्चर इंटीग्रेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछे जाए तो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहे तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है। ये वैदिक टीचिंग के थ्रू यहां पर प्रोपोगेट किया गया, भगवान स्वामी नारायण के थ्रू यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक ऐसी एनजीओ है जो कि यूनाइटेड नेशन की जो यहां पर आज के डेट में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसमें भी एक कंसल्टेटिव स्टेटस रखती है, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी एक एक्टिविटी के लिए काम करती है, समाज में अच्छा काम करती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ये जो सिस्टम था ये 1907 में स्टेब्लिश किया गया था ब्रह्म स्वरूप शास्त्री महाराज के द्वारा। अभी ये टेंपल जो है काफी फेमस है, हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाने का काफी एक तकड़ा काम करते हैं, है कि नहीं। तो ये अच्छी बात है, एक मतलब एक समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक ऐसे इनिशिएटिव हमारी कल्चर जो है विदेशों में फैल रही है, तो अप्रिशिएट करने लायक बात है। अभी रिसेंटली यहां पर देखो हिस्ट्री से कई सारे क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं। इसे पूछ लेंगे यहां पर ये बेसिकली हस्तआल मीनार क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली के अंदर में यहां पर इसके ऊपर में काफी फोकस किया गया। एक विलेज है जिसका नाम है यहां पर हस्तसाल, ठीक है। तो ये वेस्ट दिल्ली के अंदर में देखने को मिलता है और बताया ये जा रहा है कि मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा यहां पर इसको बिल्ड किया गया था। और इसमें यहां पर ये लखोरी ब्रिक और इसके साथ में क्लेर का यूज किया गया बनाने के लिए, और रेड सैंडस्टोन भी देखने को मिलेंगे। ये टावर जो है 17 मीटर टोल थी, ओरिजिनली 5 स्टोरी थी, अभी तो आज की डेट में ये कम हो गई है। तो ये कई बार इस तरह की चीजें अगर फिर से यहां पर उसको चेक करें, उसका पता चले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनकी ईंटें तक चुराकर लोग ले गए हैं और आज की डेट में उनके बारे में बात करें तो कुछ नहीं मिलता है उनको देखने के लिए। तो ऐसी दिक्कत यहां पर निकल कर आती है। तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में रखेंगे तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में डाउट आप लोग को नहीं रखना है, ठीक है। तो ये थी यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो तो बताइए। कैसा लगा ये आज का डिस्कशन जरूर बताइए। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग सीरियस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए या फिर दूसरे एग्जाम्स के लिए, तो यहां पर स्टडी लवर के नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, 4.9 रेटिंग के साथ पर शानदार कंटेंट प्रोवाइड आप लोगों के लिए किया जाता है सारे एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी के लिए भी यहां पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल या फिर ज्योग्राफी या फिर यहां पर पीएसआईआर प्रीलिम्स के कोर्स, आंसर राइटिंग ग्रुप, बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर सीरियस आप लोग हैं। यहां पर टेस्ट सीरीज भी है बहुत सारी, अगर आप लोग सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। और एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है, ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत ही माइन्यूट प्राइस में है और फुल एनसीईआरटी कवर की जा रही है। तो अगर सीरियस है तो एक बार इसको जरूर ज्वाइन करिएगा एटलीस्ट, क्योंकि इससे आप लोग की स्टडी को एक नेक्स्ट लेवल की एक कहीं ना कहीं उड़ान मिलेगी, ठीक है। तो ये है आज का डिस्कशन, कैसा लगा जरूर बताना। बाकी आज का लेक्चर में यहीं पर समाप्त करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जो कि आप लोग अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अगर पसंद आता है तो अच्छी बात है, वरना 7 दिन के अंदर अपना पैसा भी आप लोग रिफंड ले सकते हैं। फीडबैक जरूर देना इस वीडियो को 10 में से कितने मार्क्स आप लोग दोगे। और नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना।